हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे अपना यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2005 का। इससे पहले आपने प्रीवियस सेशन में 2009 से 2021 के बीच का अपना पेपर सॉल्व कर लिया है। आइए सॉल्व करते हैं यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी 2005 का पेपर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन कुप्पुस्वामी, सेकंड ऑप्शन क्रेच तथा क्रचफील्ड, थर्ड ऑप्शन किम्बल यंग, फोर्थ ऑप्शन लाउसेल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है, जो प्रचार होता है, जो प्रोपागेंडा होता है, ये अपने विचारों और मंतव्यों को दूसरे तक उसी रूप में पहुंचाने का एक ऐसा प्रक्रम है, प्रोसेस है, जिसमें दूसरों के विचार क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। और प्रचार द्वारा समाज का कल्याण और अनिष्ट दोनों ही संभव है, प्रोवाइडेड देखा जाता है कैसे चीजों का प्रचार किया जा रहा है। तो प्रचार में आपका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही शामिल होता है। तो यहाँ पर जो प्रचार को लेकर, प्रोपागेंडा को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है, ये बात किसने कही है? क्रिच तथा क्रचफील्ड ने कही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रिच तथा क्रचफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रारूपवादी संप्रदाय, सेकंड ऑप्शन शास्त्रीय संप्रदाय, थर्ड ऑप्शन समाज शास्त्रीय संप्रदाय, फोर्थ ऑप्शन भौगोलिक संप्रदाय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका प्रारूपवादी संप्रदाय होता है, इनके अकॉर्डिंग जो अपराधी होते हैं वो विशेष प्रकार के मानव होते हैं और इनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो जन्मजात तथा अन्य जो मनुष्य होते हैं उनके कंपैरिजन में अलग होता है। और इनसे जो रिलेटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो हैं आपके लोम्ब्रोसो। और लोम्ब्रोसो का कहना था कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रारूपवादी संप्रदाय। आइए अब अदर ऑप्शन को हम डिटेल में देख लेते हैं आपका। तो सबसे पहले हो गया आपका, अपराधियों को जन्मजात अपराधी मानने वाले विद्वानों के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? प्रारूपवादी संप्रदाय कहा जाता है, ध्यान में रखना है। और इस संप्रदाय की मान्यता है कि अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं और अपराधियों की कुछ शारीरिक या मानसिक विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न प्रमाणित करती है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादन का जो श्रेय है किसको जाता है? लोम्ब्रोसो को जाता है। ये इटली की सेना में डॉक्टर थे लोम्ब्रोसो आपके। लोम्ब्रोसो ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जो अपराधी हैं वो क्या है? जन्मजात होते हैं और अपराधी व्यक्तियों के जो लक्षण हैं भिन्न प्रकार के होते हैं, जो जन्म से ही उनमें देखे जा सकते हैं। और इन लक्षणों को अपराधियों की शारीरिक विशेषताओं के रूप में जाना जा सकता है। और लोम्ब्रोसो के अलावा हम बात करें तो आपको गैरोफेलो हो गए और एनरिको फेरी हो गए, ये सब अपराधियों को जन्मजात ही मानते हैं। हम बात करते हैं आपके शास्त्रीय संप्रदाय का। तो इनके प्रणेता कौन थे? बेंथम थे। और इंग्लैंड में यह सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। बेंथम आपके इंग्लैंड के ही थे। 1764 में बेकेरिया ने इस सिद्धांत का उपयोग दंडशास्त्र में किया। बेकेरिया के अकॉर्डिंग जो अपराध है वो सुखवादी दर्शन पर आधारित है। तो पूछ लिया जाए कौन सा जो संप्रदाय है सुखवादी दर्शन पर आधारित है, तो आपका क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संप्रदाय। तथा व्यक्ति तभी अपराध करता है जबकि वह सुख दुख की तुलना करके यह अनुभूति करता है कि उसे अपराध करने से दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलेगा। तो सुखवादी दर्शन जो हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है इसी पर बेस्ड होती है। और इस सिद्धांत की क्या मान्यता है कि व्यक्ति तभी अपराध करता है जब उसे इससे अधिक सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे आपका समाज शास्त्रीय संप्रदाय की। तो इसकी केंद्रीय धारणा क्या होती है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाओं की देन है जिनसे समाज अन्य प्रकार के व्यवहार प्रभावित होते हैं। संप्रदाय में सदरलैंड का नाम जो है सबसे प्रमुख है। और भौगोलिक संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रणेता कौन है? क्वेटलेट तथा ग्वेरी हैं। और इस संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो जलवायु हो गया, आपका ऋतुएं हो गई, प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियां हो गई, ये सब अपराध के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्वेटलेट तथा ग्वेरी के अकॉर्डिंग अनुकूल भौगोलिक एवं सामाजिक दशाएं अपराध को कम करती हैं, जबकि जो आपकी प्रतिकूल दशाएं होती हैं वो अपराध को क्या करती हैं? प्रोत्साहन देती हैं। और मौसम में परिवर्तन से अपराध की जो दर होती है इसमें भी चेंजेस होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोबेशन, सेकंड ऑप्शन पैरोल, थर्ड ऑप्शन रिमांड होम, फोर्थ ऑप्शन आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोबेशन में आपको जेल की सजा काटने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोबेशन होगा नहीं, इसमें पहले ही छोड़ दिया जाता है आपको विद कंडीशन। और पैरोल जो होता है इसमें अपराधी कुछ समय जेल की सजा काट लेता है, फिर उसका जब गुड बिहेवियर होता है, जब गुड बिहेवियर का अपना वो अश्योरेंस देता है, तो इस बेसिस पे पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन सामाजिक नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन युद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक विघटन कब उत्पन्न होता है? तब उत्पन्न होता है जब संतुलन स्थापित करने वाली जो शक्तियां हैं उसमें चेंजेस आते हैं और सामाजिक संरचना इस प्रकार आपकी टूट जाती है कि पहले के जो प्रतिमान होते हैं, पैटर्न होते हैं, अब लागू नहीं हो पाते और सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल होता है उसको स्वीकृत साधन जो होते हैं प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाते, अपने फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते और वास्तव में स्थिति सामाजिक नियंत्रण की कमजोरी का, सामाजिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने का इंडिकेटर मानी जाती है। और इसमें समाज के पुराने मूल्य तो लुप्त प्राय हो जाते हैं और नवीन मूल्य भी पूरी तरह से विकसित नहीं होते, जिससे समाज का जो व्यवस्था होती है कमजोर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका तीव्र सामाजिक परिवर्तन है और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन है और आपका युद्ध हो गया, इसके द्वारा सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक नियंत्रण। ये आपका सामाजिक विघटन का कारण नहीं है। जब सामाजिक नियंत्रण नहीं होता, सोशल कंट्रोल नहीं रह जाता, तब आपका सामाजिक विघटन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन संपूर्णानंद, सेकंड ऑप्शन सदरलैंड, थर्ड ऑप्शन एल्विन रेगलिस ब्राइस, फोर्थ ऑप्शन हाइकरवाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबसे पहले देख लीजिए जो आपका बोस्टल स्कूल है कहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया गया, किसने किया, कब किया, ये सबसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। जो बोस्टल स्कूल है सबसे पहले इसका इंग्लैंड में एक स्थान है बोस्टल, वहीं पर इसका स्थापना किया गया, इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? बोस्टल स्कूल। और कब किया गया था? 1902 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? सर एल्विन रेगलिस ब्राइस के द्वारा किया गया आपका। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एल्विन रेगलिस ब्राइस। और ये गैर सरकारी जेल खाना के रूप में इसकी स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? किशोर अपराधियों को वहां रखकर उनका सुधार करना था। और हम भारत की बात करें तो सबसे पहले आपका तमिलनाडु में 1962 में बोस्टल स्कूल की स्थापना की गई और इसमें जो किशोर थे उसमें 16 से 21 वर्ष तक के बच्चे जो थे रखे जाते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? फर्स्ट ऑप्शन पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, सेकेंड ऑप्शन अस्पृश्यता का उन्मूलन, थर्ड ऑप्शन अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण, फोर्थ ऑप्शन अनुसूचित जातियों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका आर्टिकल 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसकी बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 15 क्लॉज 4, सेकेंड ऑप्शन 16 क्लॉज 4, थर्ड ऑप्शन 17 क्लॉज 4, फोर्थ ऑप्शन 23 क्लॉज 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) की बात करें, 15(4) की, या फिर आपका आर्टिकल 29 और इसके क्लॉज 2 की बात करें तो कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, उन्हें मना नहीं करेगी। और जो आपका आर्टिकल 16(4) है, हम इसकी बात करते हैं, इसमें कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। वहीं अपर आपका जो 15(4) की बात करते हैं, 15 क्लॉज 4 की, तो इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 15 क्लॉज 4। तो आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में आपके पूछा भी गया, आई थिंक 2013 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो पिछड़े वर्गों के कल्याण से रिलेटेड है। तो वहाँ आपका राइट आंसर क्या था? 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन लोक कथा, सेकेंड ऑप्शन दंत कथा, थर्ड ऑप्शन रामायण, फोर्थ ऑप्शन विवाह गीत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जिन धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्य, जादू क्रियाओं का लिखित साहित्य नहीं है, वे आपके लघु परंपराएं कहलाती हैं। और लघु परंपरा का जन्म और विकास अशिक्षित कृषक समुदायों से होता है और वहीं से स्थायित्व भी मिलता है, राइट। और जिन परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक है, जो लिखित हैं, व्यवस्थित हैं, चिंतनशील हैं, जिनका दायरा संपूर्ण देश है, वे आपकी क्या कहलाती है? बृहद परंपराएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा इनमें लघु परंपरा नहीं है? तो आपका लोक कथा होगी लघु परंपरा, दंत कथा भी क्या है? लघु परंपरा। रामायण आपका नहीं, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रामायण। रामायण आपका क्या है? रामायण आपका बृहद परंपराओं के अंतर्गत आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन नायरों में, सेकंड ऑप्शन ब्राह्मणों में, थर्ड ऑप्शन इजुआ में, फोर्थ ऑप्शन नैयरों में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के प्रशंसक डॉक्टर पलपो की। इन्होंने इजुआ, और आप इजुआ को आपको एजहावा समुदाय भी देखने को मिल सकता है, एजहावा या फिर इजुआ। तो इस समुदाय के अधिकारों के लिए इजुआ सभा नामक एक संगठन बनाने का प्रयास किया गया था। किनके द्वारा? डॉक्टर पलपो के द्वारा, जो कि आपका अनसक्सेस रहा। फिर वहीं बात करते हैं 1888 की। तो इसमें श्री नारायण गुरु ने शिवलिंग की स्थापना कर केरल की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर एक सामाजिक पुनर्जागरण आरंभ किया। और उन्होंने ताड़ी का काम करने वाली जाति, जो आपका इजुआ समुदाय है, ये किसका काम करती है? ताड़ी का काम करती है। इनको संगठित करके एक आपका श्री नारायण धर्म परिपालन योगनम की स्थापना की गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन साक्षरता आंदोलन, सेकंड ऑप्शन महिला मुक्ति आंदोलन, थर्ड ऑप्शन दलित आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन आरक्षण विरोधी आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आपके महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा ही है कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन जो है आपका किसी भी वस्तु, विषय अथवा विचार में समय के अंतराल में उत्पन्न हुई भिन्नता को कहते हैं। परिवर्तन क्या है? एक बड़ी अवधारणा जो जैविक, भौतिक और सामाजिक आपके तीनों जगत में पाई जाती है। निश्चित निरंतर परिवर्तन मानव समाज की विशेषता रही है और सामाजिक परिवर्तन का आपको भी पता हमेशा से विरोध होता आया है, क्योंकि समाज में जो रूढ़िवादी तत्व है प्राचीनता से ही चिपटे रहना पसंद करते हैं, उन्हें चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और स्वतंत्रता हो गया, आपका समान अधिकार की भावना हो गया, स्त्रियों की शिक्षा हो गई, विमेन एजुकेशन हो गया, पर्दा प्रथा की समाप्ति हो गई और स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना, बाल विवाह प्रथा पर रोक, यौन शोषण पर रोक, विधवा विवाह की प्रथा और भ्रूण हत्या की समाप्ति, भ्रष्टाचार की समाप्ति, ये सब ऐसे चेंजेस है जो आज भी समाज के कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। फिर भी इसमें आपको चेंजेस जो है वो होते ही जा रहा है। और साक्षरता आंदोलन हो गया आपका, और दलित आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, ये सभी आपके परिवर्तन संवर्धक आंदोलन रहे हैं, जबकि आपका आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आरक्षण विरोधी आंदोलन। आज भी आप देखते हैं आपको चाइल्ड मैरिजेस देखने को मिलती है और पर्दा प्रथा भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरक्षण विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पद का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हर्बर्ट हाइमन द्वारा, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, थर्ड ऑप्शन एल्विन पॉवेल द्वारा, फोर्थ ऑप्शन ईस्टर्न योम डेनिस द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने किया था और इसी नाम से इनकी पुस्तक आई थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण नाम से। कब आई थी? 1959 में। इसी में इनके द्वारा यह अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। और राजनीतिक समाजीकरण एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति विश्वास हो गया, आपका आस्था हो गया, मान्यता हो गया, मूल्य हो गया, दृष्टिकोण, ये सब ना ही केवल निर्मित होते हैं बल्कि अभिविन्यासित भी होते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होते रहते हैं। इस रूप में जो राजनीतिक समाजीकरण है राष्ट्र के प्रति विश्वास, आस्था, प्रतिबद्धता जैसे विशिष्ट मूल्यों के आविर्भाव एवं पोषक में सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हर्बर्ट हाइमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण का अध्ययन है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक समस्याओं का, सेकंड ऑप्शन सामाजिक अन्याय का, थर्ड ऑप्शन सामाजिक असमानताओं का, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक विघटन का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सामाजिक स्थिरीकरण है इसके अंतर्गत सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक स्थिरीकरण समाज में मौजूद असमानता का एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानताएं मौजूद रहती हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा हो गई, आपकी शक्ति हो गई, प्रतिष्ठा, इन सबके बेसिस पे निर्मित
श्रेणियों तथा स्तरों का अस्तित्व पाया जाता है, इनका एग्जिस्टेंस पाया जाता है। और सुविधा तथा शक्ति के रूप के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में स्थान क्रम निर्धारित होता है। जिनके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है उनका सामाजिक स्तर उच्च माना जाता है। ठीक इसके विपरीत कम सुविधा और शक्ति से संपन्न लोगों का जो सामाजिक स्तर होता है वो निम्न माना जाता है। और स्तरण जो है आपका समाज में पाई जाने वाली असमानताओं का एक समाज शास्त्रीय नाम है। और इसलिए गिडिंस ने आपके कहा ही है कि स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो स्तरण है आपका, इसके अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के स्तर पर पाई जाने वाली असमानता का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक असमानताओं का। तो सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक असमानताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के विकास के 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन एल क्रोबर द्वारा, सेकंड ऑप्शन चार्ल्स डार्विन द्वारा, थर्ड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन एल.एच. मॉर्गन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके अमेरिकी मानवशास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कौन? एल.एच. मॉर्गन। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास की जो चर्चा है, इनकी पुस्तक आई थी। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या है? एंशियंट सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी। और ये कब आई थी? एंशियंट सोसाइटी इनकी आई थी 1872 में आई थी। तो इसमें इन्होंने एवोल्यूशन के 3 मुख्य स्तरों का उल्लेख किया था, जिसमें आपका पहला आ जाता है अरण्य या जंगली स्तर मीन सैवेजरी, और दूसरा बर्बर अवस्था मीन बर्बिज्म, और लास्ट में आपका थर्ड क्या था? सभ्य स्तर, सिविलाइजेशन। और पहले 2 स्तरों में इन्होंने इसका 3 सब स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया। पहला आपका लोअर, मिडिल, अपर, यही दोनों का ही रहा है, लोअर, मिडिल, अपर। और इन उपस्तरों के साथ उन्होंने विशेष आर्थिक गतिविधियों, उपकरणों, सामाजिक संगठनों आदि को भी सम्मिलित किया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एल.एच. मॉर्गन द्वारा, लेविस हेनरी मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। आपका फर्स्ट ऑप्शन है एम ट्यूमिन, सेकंड ऑप्शन सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन पी जिसबर्ट, फोर्थ ऑप्शन सदरलैंड एंड वुडवर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पी जिसबर्ट का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थानों, समूहों और श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी जिसबर्ट। वहीं हम सोरोकिन की बात कर लें तो सोरोकिन ने स्तरीकरण को मानव की वंशानुगत भिन्नताओं का कारण माना है। और एम ट्यूमिन की बात करें तो मेल्विन ट्यूमिन के अकॉर्डिंग सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक रूप से किसी सामाजिक समूह या समाज के ऐसे स्थितियों में स्तरीकरण है जो शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन की दृष्टि से क्या है? असमान है। ये किसके अकॉर्डिंग है? एम ट्यूमिन के अकॉर्डिंग। वहीं हम बात करते हैं अब आपका सदरलैंड वुडवर्ड के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा कि स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठताहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक समूह, सेकंड ऑप्शन द्वितीयक समूह, थर्ड ऑप्शन संदर्भ समूह, फोर्थ ऑप्शन अंतः समूह। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो घनिष्ठता से विहीन अनुभवों को प्रदर्शित करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? द्वितीयक समूह कहा जाता है। द्वितीयक समूह आपका प्राथमिक समूह की अपेक्षा बड़े और अधिक औपचारिक होते हैं, विशेषीकृत, अस्थायी होते हैं, संपर्क की दृष्टि से कैसे होते हैं? अप्रत्यक्षता लिए होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपका जो मजदूर यूनियन हो गया वो होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वितीयक समूह। और प्राथमिक समूह में तो आपको घनिष्ठता देखने को ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति आप मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन नृजातिता, सेकेंड ऑप्शन नृजाति केंद्रवाद, थर्ड ऑप्शन विदेश केंद्रितता, फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक ऐसी संवेगात्मक मनोवृत्ति जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने समूह, जाति, प्रजाति, समाज और संस्कृति को अन्य प्रजाति और सांस्कृतिक समूहों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता है, सुपीरियर समझता है और दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, संदेह, उदासीनता, अरुचि जैसे मनोभावों को प्रकट करता है। तो इसको आपका नृजाति केंद्रवाद मीन्स एथनोसेंट्रिज्म जाना जाता है और इसको स्वजातिवाद भी कहा जाता है।
और ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आपका डब्ल्यू.जी. समनर ने दिया था। कब दिया था? 1902 में। अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच ऐसे पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों को समझने के लिए किया था जिसके द्वारा हम व्यवहार प्रतिमानों को बिना कोई विचार किए अच्छा और उच्च ठहराते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नृजाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सेकंड ऑप्शन राधा कृष्णन द्वारा, थर्ड ऑप्शन विवेकानंद द्वारा, फोर्थ ऑप्शन अरविंद द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? श्री अरविंदो ने लिखी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरविंद द्वारा। श्री अरविंदो की और पुस्तक की हम बात करते हैं, पेपर में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना। द लाइफ डिवाइन तो आप याद ही रखेंगे। द सिंथेसिस ऑफ योगा हो गया, द सिंथेसिस ऑफ योगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है एस्से ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, ये भी आपका पूछा गया, द सीक्रेट ऑफ वेदा, और सावित्री भी इन्हीं की पुस्तक है। तो ये सब बुक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन विनोबा भावे, थर्ड ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, फोर्थ ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंत्योदय की मीनिंग क्या होती है? अंत्योदय मीन्स होता है अंत का उदय, दैट इज समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। हम सर्वोदय की बात करते हैं तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपका गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की बुक आई थी अनटू दिस लास्ट, इसी बुक से प्रभावित होकर दिया था। और सर्वोदय मीन्स क्या होता है? सर्वोदय मीन्स होता है सभी का उत्थान करना, और बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे निचले लोगों को उठाना था। इसके लिए गांधी जी ने बाद में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? पूछा गया अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और इसके बाद आपका जयप्रकाश नारायण जी ने भी किया था। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन आपका 2000 से 2021 के बीच में 2 बार पूछा गया है, जिसमें आपका वाईसीटी के बुक में एक बार आपका विनोबा भावे करेक्ट करवाया गया, दूसरे बार जयप्रकाश नारायण को करवाया गया है। तो हमने इससे पहले जो अपना पेपर सॉल्व किया था तो उसमें हमने जयप्रकाश नारायण करवा दिया गया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए होंगे ऐसे, उसके लिए आपका एक भूल चूक सुधार सेशन ले लिया जाएगा, जिसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एक नंबर मायने रखता है। एक ही नंबर आपका डिसाइड करता है वो सीट आपकी होगी कि नहीं होगी। आपको पता है एक नंबर से कितने बच्चे पिछड़ जाते हैं और उनको फिर से अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको फिर से फ्रस्ट्रेशन वगैरह वही सारी जर्नी फिर से झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आए और आपका रॉन्ग हो जाए, इसलिए भूल चूक सुधार सेशन को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। फर्स्ट ऑप्शन पारिस्थिति के रूप में, सेकेंड ऑप्शन संपत्ति समूह के रूप में, थर्ड ऑप्शन वर्ग के रूप में, फोर्थ ऑप्शन जाति के रूप में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने यह विचार रखा था कि सामाजिक आर्थिक ढांचों का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से ही होता है, और वस्तुगत नियमों के अकॉर्डिंग ही एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे की जगह लेता है। जैसे कि आपका एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में चेतना आ जाती है कि हम एक पेशे में हैं, तो इस तरह का समूह जो बनता है वो अपने आप में क्या है? एक वर्ग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिमान, सेकंड ऑप्शन विधि, थर्ड ऑप्शन मूल्य, फोर्थ ऑप्शन प्रथा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे सामाजिक मान्यता प्राप्त सोचने, विचारने और व्यवहार करने के ढंग को प्रथा कहते हैं, और यह व्यवहार पारंपरिक होता है, आपका ट्रेडिशनल होता है। सामाजिक अस्वीकृति के कारण इस प्रकार के व्यवहार का उल्लंघन करना प्रायः आपका अनुचित माना जाता है, और जन रीतियों की अपेक्षा जो प्रथाएं हैं अधिक स्थायी और कठोर होती हैं। एक के प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड जिनके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं अथवा व्यवहार का मूल्यांकन करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपका सामाजिक मूल्य कहते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष वंचना आधार है। फर्स्ट ऑप्शन दर्पणित व्यक्तित्व सिद्धांत का, सेकंड ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, थर्ड ऑप्शन संदर्भ समूह सिद्धांत का, फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष वंचना से आपका तात्पर्य क्या होता है? ऐसे वंचना से जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की तुलना में कुछ अभाव का अनुभव करते हैं। आपका संदर्भ समूह में क्या होता है? कंपैरिजन ही होता है।
तब सापेक्ष वंचना होती है और यह संदर्भ समूह सिद्धांत का आधार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संदर्भ समूह सिद्धांत, इसमें रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन उर्वरता, सेकंड ऑप्शन ब्रह्मचर्य, थर्ड ऑप्शन बांझपन, फोर्थ ऑप्शन जनन शक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुनर्जनन की जैविक क्षमता को जनन शक्ति कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जनन शक्ति, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ए पितृसत्तात्मक, बी अंतर्विवाह, सी सोपान, डी समानता। इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी है? फर्स्ट ऑप्शन इनमें सभी, सेकंड ऑप्शन बी तथा डी, थर्ड ऑप्शन बी तथा सी, फोर्थ ऑप्शन ए तथा डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया, हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी। तो जातियों का सोपान हो गया आपका, जातियों का सोपान, और अंतर्विवाह, अंतर्विवाह ये क्या है आपका? हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? फर्स्ट ऑप्शन, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। सेकेंड ऑप्शन, यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ हुई। थर्ड ऑप्शन, यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। फोर्थ ऑप्शन, यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जातियों में मात्र पद मूलक मीन्स पोजिशनल परिवर्तन होता है, ना कि संरचनात्मक मीन्स स्ट्रक्चरल। तो आपको याद रखना ये बात कि जो संस्कृतिकरण में कैसे चेंजेस होता है, पोजिशनल चेंजेस होता है, ना कि स्ट्रक्चरल। कहने का मतलब क्या है कि जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि संबंधित जाति के पद सोपान क्रम जो उसकी हायरार्की होती है उसमें चढ़ाव मात्र होता है। राइट, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ पर आपका देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होता है, और यह भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ नहीं प्रारंभ हुई। संस्कृतिकरण हमारे यहाँ का है। यह सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका सेंसटाइजेशन है उसमें कैसे चेंजेस आता है, पोजिशनल चेंजेस आता है, ना कि स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन वर्ग और संस्कृति, सेकंड ऑप्शन वर्ग और श्रेणीकरण, थर्ड ऑप्शन अपने आप में वर्ग, फोर्थ ऑप्शन अपने आप के लिए वर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता आपका वर्ग चेतना है, क्लास कॉन्शियसनेस है। और मार्क्स कहते हैं कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं, उनमें चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे में हैं, तो इस तरह का जो समूह है वो अपने आप में वर्ग मीन्स क्लास इन इटसेल्फ है। और दूसरे और धंधे में हेरफेर हो सकता है, लेकिन उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की हैसियत सामान्य कामगार की होती, वे इस मान्यता के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं। तो यह अपने आप के लिए वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ है। और जब अपने आप में वर्ग जो आपका क्लास इन इटसेल्फ है अपने लिए वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ में बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका वर्ग संघर्ष जो होता है तीव्र हो जाता है, और साम्यवादी समाज का जो स्थापना है उसका मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपने आप के लिए वर्ग। तो अपने आप में वर्ग आपका क्या हो गया? क्लास इन इटसेल्फ, और अपने आप के लिए वर्ग क्या हो गया? क्लास फॉर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? फर्स्ट ऑप्शन बीपी मंडल, सेकंड ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, थर्ड ऑप्शन काका कालेलकर, फोर्थ ऑप्शन एमके गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर, ऑप्शन सी। तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में इनके चेयरमैनशिप में प्रेसिडेंट ने 29 जनवरी 1953 को एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियां व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में लागू हुआ। फर्स्ट ऑप्शन 1955 में, सेकंड ऑप्शन 1956 में, थर्ड ऑप्शन 1957 में, फोर्थ ऑप्शन 1961 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आपका आया। इसका मेन एम था प्रिवेंट करना प्रोस्टिट्यूशन को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जो बच्चियों के महिलाओं के ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम में लगा दिया जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कानून लाया गया। आप देखते होंगे आए दिन आपके सामने केसेस ऐसे आता है कि बच्चियां महिलाएं मिसिंग हो गई। हर साल बहुत सारे डेटा हमारे सामने देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी सारी महिलाएं और बच्चियां मिसिंग हो जाती हैं। उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे
काम में धकेल दिया जाता है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आई थिंक बिहार सबसे टॉप पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग हुई है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति को, सेकंड ऑप्शन समाज को, थर्ड ऑप्शन व्यक्ति एवं समाज दोनों को, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से किसी को भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था के दो स्तंभ थे, एक आपका वर्ण और दूसरा आश्रम। मनुष्य की प्रकृति, गुण, कर्म और स्वभाव के बेसिस पर मानव मात्र का वर्गीकरण आपका 4 वर्गों में किया गया था। व्यक्तिगत संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया था, और ये 4 आश्रम आपके क्या थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इस व्यवस्था में व्यक्ति एवं समाज दोनों को महत्व दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्यक्ति एवं समाज दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? फर्स्ट ऑप्शन एशिया, सेकंड ऑप्शन अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन यूरोप, फोर्थ ऑप्शन अमेरिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके प्रीवियस सेशन में भी आया था, वहां पर भी आपका पीवाईक्यूज में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अफ्रीका। यहाँ सबसे ज्यादा आपको ब्राइट प्राइज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेजर, सेकंड ऑप्शन मैरिट, थर्ड ऑप्शन टाइलर, फोर्थ ऑप्शन मैक्स मूलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेजर के अकॉर्डिंग जादू कार्य कारण पर निर्भर है। इन्होंने जादू को विज्ञान की सौतेली बहन मीन्स दोगली बहन कहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रेजर। तो फ्रेजर के अकॉर्डिंग क्या है? जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहार का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। इन्होंने जादू को क्या बोला? विज्ञान की दोगली बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन इमाइल दुर्खीम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका किसी भी सोशोलॉजिस्ट से रिलेट नहीं करता है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। तो इसलिए आपका जो रिवाइज्ड आंसर की आया था, आपका जो चयन आयोग था उसने इसको इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। बट जब आपका पहला आंसर की आया था उसमें आपका राइट आंसर क्या माना गया था? ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो अगर ये क्वेश्चन फिर से बना दिया जाए, क्योंकि कभी कभी पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाते हैं और जिस क्वेश्चन में डिस्प्यूट रहता है वो क्वेश्चन भी एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता है। तो धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, आपके आंसर की में क्या आया था? इमाइल दुर्खीम। और रिवाइज्ड आंसर की से इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन निरंतरता, सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, थर्ड ऑप्शन सामाजिक मूल्यों का हनन, फोर्थ ऑप्शन अस्थिरता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई समाज ना तो निरंतर संघर्ष की स्थिति में रह सकता और ना हमेशा सहयोग की स्थिति में रह सकता है। कोई भी हमेशा से आपके लिए ना दुश्मन हो सकता ना ही आपका दोस्त, राइट। ये परिस्थितियों का खेला होता है सारा। संघर्ष अनिरंतर प्रक्रिया है, निरंतरता नहीं है संघर्ष में। संघर्ष की प्रक्रिया के मूल में व्यक्तियों समूहों के हितों तथा स्वार्थों का संघर्ष होता है। जब दो व्यक्तियों समूहों के हित आपस में टकराते तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और इससे सामाजिक मूल्यों में हनन तथा अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निरंतरता। संघर्ष आपको हमेशा ही नहीं देखने को मिलेगा और सहयोग भी आपको हमेशा के लिए नहीं देखने को मिलेगा। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते ही हैं कि कोई भी किसी के, ना ही कोई भी देश एक दूसरे का कभी हमेशा के लिए मित्र हो सकता है और ना ही शत्रु हो सकता है। अभी आप देख ही सकते हैं अमेरिका भारत को लेके कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वही पाकिस्तान का हिमायती बनता जा रहा है, हालांकि पहले से वो हिमायती रहा है जब से हम आज़ाद हुए तभी से। चलिए हम आगे अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? फर्स्ट ऑप्शन अंतर समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, सेकंड ऑप्शन अंतर समूह एवं बाह्य समूह वास्तविक होते हैं, थर्ड ऑप्शन अंतर समूह एवं बाह्य समूह छोटे होते हैं, फोर्थ ऑप्शन अंतर समूह एवं बाह्य समूह बड़े होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर समूह एवं बाह्य समूह जो है आपका काल्पनिक होते हैं और बीरस्टीट ने अंतर समूह एवं बाह्य समूह को एक दूसरे का प्रतिकूल मानकर दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और अंतर समूह वह समूह है जिसके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपनापन होता है, जबकि जो आपका बाह्य समूह होता है ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतर समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन से रिलेटेड है, कथन कारण से। कथन है आपका गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।
कारण दिया गया, गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंदी बस्तियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बाल अपराध और आवारागर्दी जो है पनपती रहती है। और डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी जी ने लिखा भी है कि भारतीय औद्योगिक केंद्रों की असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निसंदेह निर्दयता के साथ गला घोटा जा रहा है। नारीत्व का अपमान होता, शिशुता को प्रारंभ से ही विषपान कराया जाता है। और इस तरह हम कह सकते हैं गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपका कथन सही है। वहीं पर लिखा गया गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होता। तो ऐसा नहीं है कि गंदी बस्तियां ही ओनली रीजन है बाल अपराध का, बाल अपराध के और भी रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका कारण सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन टैलकेट पार्सन, बी ऑप्शन जिन्सबर्ग, सी ऑप्शन टॉनिस, डी ऑप्शन मर्टन द्वारा। तो वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेमेंसेफ्ट हो गया और गेसेलसेफ्ट। ये कॉन्सेप्ट जो आपका एफ टॉनिस ने दिया था 1887 में, इनकी बुक आई थी एक आपका गेमेंसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट, इस नाम से इनका बुक आया था। और ये जर्मन लैंग्वेज का शब्द है आपका गेमेंसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट। हम गेमेंसेफ्ट की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है समुदाय, और गेसेलसेफ्ट इसकी मीनिंग क्या होती है? समिति होती है। तो आपके टॉनिस ने परंपरागत समाज जो था उसको समुदाय कहा, और जो आधुनिक औद्योगिक समाज उसको क्या बोला? समिति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टॉनिस द्वारा। तो टॉनिस ने आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? समिति का प्रयोग किया है। और वहीं आपका परंपरागत समाज के लिए किसका प्रयोग किया है? समुदाय का प्रयोग किया है। तो आपको भूलना नहीं है, गेमेंसेफ्ट मतलब क्या हो गया? आपका समुदाय, और गेसेलसेफ्ट मीन्स आपका क्या हो गया? समिति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले प्रभावी जाति प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन एन.के. बोस द्वारा, सेकंड ऑप्शन आंद्रे वैते द्वारा, थर्ड ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, फोर्थ ऑप्शन योगेंद्र सिंह द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रभुत्व पूर्णता की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सबसे पहले प्रयोग अफ्रीकी राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में हुआ है। एंड हम भारतीय समाजशास्त्र की बात करें तो इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाले प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास जी रहे हैं, जिन्होंने इसका प्रयोग जाति व्यवस्था के विश्लेषण में करते हुए इसके संबंध में लिखा है। उस जाति को प्रबल या प्रभु जाति कहा जाता है जो किसी गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और जाति का पारंपरिक एवं प्रथानुगत जातीय श्रेणी में सर्वोच्च स्थान होना जरूरी नहीं है। किसी जाति की जनसंख्या की ताकत हो गई, शिक्षा हो गया, या फिर सांस्कारिक परिस्थिति जैसे कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी जाति को किसी एक गांव विशेष में अथवा ग्रामीण भारत के किसी क्षेत्र में उसे प्रभु जाति का दर्जा देते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभविक वास्तविकता एम्पिरिकल रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस, सेकंड ऑप्शन जे लेवी, थर्ड ऑप्शन रेमंड फर्थ, फोर्थ ऑप्शन इवांस प्रिचार्ड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेवी स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना के पीछे वास्तविकता का तर्क दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन्य वास्तविकता जो आपकी इंपेरिकल रियलिटी है उससे कोई लेना देना नहीं है। संरचना व्यवस्था के विशेषताओं को दर्शाती है किंतु कई तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से कोई भी अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन को प्रभावित किए बिना परिवर्तन से गुजर सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? फर्स्ट ऑप्शन ए.आर. देसाई, सेकंड ऑप्शन जी.एस. घुरिये, थर्ड ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन आई.पी. देसाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो पुस्तक दृश्य हो गया और क्षेत्र दृश्य, इसमें विभेदीकरण किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास जी ने किया है, और वह भारतीय समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण हो गया, आपका पाश्चात्यकरण हो गया, धर्मनिरपेक्षीकरण हो गया, इन प्रक्रियाओं के आधार पर गाँव में सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और प्रकृति का अनुरेखन किया है। उन्होंने पाश्चात्यकरण दृष्टिकोण को छोड़कर भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में
रखकर अपने जांच परिणामों को प्रस्तुत किया। श्रीनिवास ने किताबी दृष्टिकोण को नकार दिया और क्षेत्र जांच की परियोजना को अपनाया। उनकी रचनाएं कुर्ग और रामपुरा जैसी जगहों पर आपको देखने को मिलती, उसके जांच पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास, जो आपका फील्ड वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं बुक व्यू के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उनका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रथाएं, सेकंड ऑप्शन लोकाचार, थर्ड ऑप्शन विचारधाराएं, फोर्थ ऑप्शन लोक रीतियां। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक रीति जब पूरी तरह समाज के लिए नैतिक और लाभकारी मानी जाती है तो वह लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। मैं कहने का क्या मतलब है, जो लोक रीति है आपका, जो पूरी तरह समाज के लिए नैतिक एवं लाभकारी मानी जाती है तो वह लोकचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। रीति रिवाज और आपका लोकाचार हो गया, मोर्स हो गए। लोकाचार की इंग्लिश क्या होती है? मोरेश। बोलिए आप, मोरेश। इसका पालन करना आपका अनिवार्य माना गया है और इसकी अवहेलना क्या है? दंडनीय है। लोकाचार एक प्रकार का क्या है? नैतिक मूल्य है जिसमें समाज कल्याण की भावना निहित होती है और जिसका उल्लंघन करने पर समाज कठिन से कठिन सजा देता है। लोक रीति अपेक्षित व्यवहार है और इसकी उपेक्षा करने पर समाज थोड़ा बहुत निंदा करता है किंतु कोई विशेष दंड नहीं देता है। और मैकाइवर एंड पेज ने आपके कहा है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों का आचरण का नियंत्रक है, रेगुलेटर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन बीरबल साहनी, सेकंड ऑप्शन बी पुरी, थर्ड ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा, फोर्थ ऑप्शन स्वामीनाथन। तो वह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वामीनाथन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट में काफ़ी बने हुए हैं स्वामीनाथन, क्योंकि यहाँ पर आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, ये डे सेलिब्रेट करने के लिए घोषणा कर दी गई है जुलाई में ही आपका। और कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। कौन सी गवर्नमेंट ने किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के जन्म शताब्दी पर कौन से स्टेट ने शुरू किया, तो आपका उत्तर प्रदेश नहीं होगा। ध्यान में रखना क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। और किस दिन मनाने की घोषणा की जा रही है? 7 अगस्त को। तो इसको याद में रखना क्योंकि करंट में आपके हैं। तो इसमें विशेष पहल आपकी की जाएगी कि राज्य के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय सभी में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। और वहीं हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के योगदान का। तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वहीं अगर वर्ल्ड स्तर पर आपसे पूछ लिया जाए, विश्व स्तर पर, तो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में पूछा जाएगा तो कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ाकर खाद्य में आत्मनिर्भरता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। और इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना। 2024 में ही मिला, लेटेस्ट मिला, तो आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या बोला गया था? फादर ऑफ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। तो अगर पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें कौन सी मान्यता दी गई थी स्वामीनाथन जी को, तो आपका हो जाएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन धार्मिक सहिष्णुता, सेकंड ऑप्शन लौकिकता, थर्ड ऑप्शन समानता व बंधुत्व, फोर्थ ऑप्शन संकीर्णता व कठोरता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धार्मिक सहिष्णुता आपकी विशेषता है, लौकिकता भी है, समानता बंधुत्व भी है। धर्मनिरपेक्षता की जो आपकी विशेषता नहीं वो है संकीर्णता व कठोरता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संकीर्णता व कठोरता। तो आपका संकीर्णता व कठोरता को छोड़ दे तो सभी आपका धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। धार्मिक सहिष्णुता से तात्पर्य हमारा क्या होता है? सर्वधर्म समभाव का है। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई और धर्म लौकिकता और पारलौकिकता का अनूठा संगम है। अतः यह जो धर्मनिरपेक्षता है इसका अहम घटक है, जबकि समानता व बंधुत्व धर्मनिरपेक्षता के आधारभूत तत्व हैं। इसके बिना धर्मनिरपेक्षता जो है आपका संभव नहीं है। और आपका इस समय सेकुलर वर्ड जो आपका जोड़ा गया है प्रियम्बल पे, इस पे काफ़ी डिबेट हो रहा है। तो आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था आपके प्रियम्बल में, क्योंकि जो आपका मूल संविधान था उसमें आपका प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अगर आपको पता हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी प्राय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन
सामाजिक गतिशीलता, सेकंड ऑप्शन क्षैतिज गतिशीलता, थर्ड ऑप्शन लंबवत गतिशीलता, फोर्थ ऑप्शन संरचनात्मक गतिशीलता। तो वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका क्षैतिज गतिशीलता होता है उसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, जो प्राय स्थिति होती है, उसका जो स्टेटस होता है उसमें होने वाला ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण सामाजिक वर्ग स्तर पर देखा जाए तो व्यक्ति की सामान्य स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एक इंजीनियर एक स्थान पर काम कर रहा है, उसके बजाय दूसरे स्थान पर चला जाए, वहां पर भी वो वैसा ही काम कर रहा है, उसके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता, क्योंकि वहां कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन टैफ्ट द्वारा, सेकंड ऑप्शन क्लीनार्ड द्वारा, थर्ड ऑप्शन सदरलैंड द्वारा, फोर्थ ऑप्शन लोम्ब्रोसो द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिकी समाजशास्त्र के जो आपका शिकागो स्कूल है, इसके हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, प्रतिनिधि की बात करें, तो कौन थे? एडविन एच सदरलैंड। बहुत सारे अनुभवाश्रित तथ्यों के आधार पर विभेदक सहचर्य मूलक सिद्धांत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया। और कभी कभी इसे संस्कृति संचरण सिद्धांत, कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी, ध्यान में रखना है, कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी या उप संस्कृति सिद्धांत, सब कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, भेदक संगति सिद्धांत हो गया आपका, या फिर आपका भेदक संगति सिद्धांत के नाम से ही पूछ सकते हैं, विभेदक सहचर्य मूलक सिद्धांत नाम से पूछा जा सकता है, आपसे संस्कृति संचरण सिद्धांत नाम से ही पूछा जा सकता है, या फिर उप संस्कृति सिद्धांत, ये सब एक ही का नाम है। और सदरलैंड का कहना है कि जब व्यक्ति को समाज में समायोजित करने का कोई वैध तरीका नजर नहीं आता तो वह विसामान्य व्यवहार करने लगता है, और या विसामान्य व्यवहार जो है करने वाले व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत खोज नहीं है, क्योंकि समाज में पहले से ही इस प्रकार की उप संस्कृति मौजूद रहती है, एग्जिस्ट करती रहती है, वह उसके संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आकर उसका अनुसरण मात्र करता है। और उनका विचार है कि लोग अपराधी जन्म से नहीं होते बल्कि समाज में आकर सीखता है, और उन्हीं के शब्दों में है क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सदरलैंड। वहीं दूसरी तरफ आपके लोम्ब्रोसो कहते हैं अपराधी जन्मजात ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एक समुदाय, सेकंड ऑप्शन एक समाज, थर्ड ऑप्शन एक संस्था, फोर्थ ऑप्शन एक समिति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे समिति कहा जाएगा, एसोसिएशन कहा जाएगा। और समिति के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिसे पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। और मैकाइवर एंड पेज का सबसे फेमस लाइन है, कई बार पेपर में पूछा गया, आपको अच्छे से याद भी होगा, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, एक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गधेड़ों किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन खरिया, सेकंड ऑप्शन भील, थर्ड ऑप्शन नायर, फोर्थ ऑप्शन टोडा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका गोल गधेड़ों प्रथा है आपका देखने को कहाँ मिलता है? गुजरात की भील जनजातियों में देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भील। तो गोल गधेड़ों में क्या होता है? तो होली के अवसर पर गोल गधेड़ों नाम का एक लोक नृत्य का उत्सव किया जाता है, और उस स्थान पर एक खंबे पर गुड़ और नारियल जो होता है बांध दिया जाता है। उसके चारों ओर जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं और लड़के होते हैं गोले के बाहर घेरे में डांस करते हैं, और लड़कों का प्रयत्न रहता है कि अंदर के घेरे को तोड़कर गुड़ व नारियल प्राप्त करना होता है, जबकि लड़कियों का ऐसा काम होता है कि वो उनको रोकेंगी ऐसा करने से। अगर कोई लड़का घेरे को तोड़कर गुड़ नारियल प्राप्त कर लेता है तो नृत्य करने वाली लड़कियों में से जिससे भी चाहे वो विवाह कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। कारण दिया गया, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सेकेंड ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर और पेज ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, और समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्यप्रणाली का। परिवार, महाविद्यालय परिवार हो गया आपका, महाविद्यालय हो गया, धार्मिक संगठन हो गया, राजनीतिक दल हो गए, ये सभी व्यक्तियों के समूह के रूप में समितियां हैं, और नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों के सांचे के रूप में क्या है? संस्थाएं हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में
है, ना कि उनकी विषय वस्तु में। फर्स्ट ऑप्शन कार्ल पियर्सन, सेकंड ऑप्शन स्टुअर्ट चेज, थर्ड ऑप्शन लुंडबर्ग, फोर्थ ऑप्शन गिन्सबर्ग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनके विषय वस्तु में। प्रत्येक विज्ञान कुछ निश्चित अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके ही विश्वसनीय एवं प्रामाणिक ज्ञान का संकलन करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन। तो एक बुक आई थी कार्ल पियर्सन की, द ग्रामर ऑफ साइंस। ये बुक किसकी है? कार्ल पियर्सन की। तो इसी बुक में इन्होंने कहा सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। द यूनिटी ऑफ ऑल साइंस कंसिस्ट अलोन इन इट्स मेथड, नॉट इन इट्स मटीरियल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बाह्य समूह समनर, सेकेंड ऑप्शन प्राथमिक समूह कूले, थर्ड ऑप्शन संदर्भ समूह मर्टन, फोर्थ ऑप्शन मानव समूह मैक्स वेबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ बाह्य समूह आपका समनर है, करेक्ट है। प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट कूले ने दिया, ये भी करेक्ट है। मर्टन संदर्भ समूह से रिलेटेड है, ये भी आपका सही है। मानव समूह से मैक्स वेबर नहीं है, होमन्स है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मानव समूह। तो मानव समूह का जो उल्लेख है किसने किया? मैक्स वेबर ने नहीं किया है, होमन्स ने किया है। तो मानव समूह में होमन्स ने 3 मुख्य अवधारणाओं तथा उनके मध्य अंतर संबंध के विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। और वे 3 कॉन्सेप्ट क्या है? सक्रियता मीन्स एक्टिविटीज, खास स्थिति में लोग क्या करते हैं। दूसरा आपका अंतःक्रिया इंटरैक्शन, एक व्यक्ति की सक्रियता से दूसरे लोग कैसे अफेक्ट होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं। और थर्ड है भावुकता, सेंटिमेंट्स, सक्रिय और अंतःक्रिया से संबद्ध आंतरिक मनोवैज्ञानिक की क्रिया का संकेत क्या है। तो ये 3 आपको याद रखना है। सक्रियता हो गया आपका, दूसरा अंतःक्रिया हो गया और तीसरा आपका भावुकता हो गया। एक्टिविटीज, इंटरैक्शन एंड सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ हुई। ए ऑप्शन 2 अक्टूबर 1995 को, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1996 को, सी ऑप्शन 15 अगस्त 1997 को, डी ऑप्शन 1 अप्रैल 1999 को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह की योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1995 को किया गया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन इमानुएल डर्खीम, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो काम्ट के अकॉर्डिंग मानवता के धर्म की सरकार पुरोहितों के द्वारा संचालित होगी और ये पुरोहित धर्मशास्त्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक और कलाकार होंगे। इन पुरोहितों को कोई सांसारिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी, इस कारण इन्हें आज्ञा पालन करवाने के लिए नैतिक शक्ति से ही काम लेना होगा। शिक्षा संस्थाओं पर उनका नियंत्रण होने के कारण भावी नागरिकों के चरित्र गठन का कार्य प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के अनुसार हो सकेगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑगस्ट काम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट काम्ट के शिक्षक थे? फर्स्ट ऑप्शन थॉमस हॉब्स, सेकंड ऑप्शन जॉन लॉक, थर्ड ऑप्शन जेएस मिल, फोर्थ ऑप्शन सेंट साइमन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कई बार आपके पीवाईक्यूज में पूछ लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट साइमन। ऑप्शन डी सेंट साइमन, ये ऑगस्ट काम्ट के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन बेस्ड कथन दिया गया है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया, समाज शास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण दिया गया, समाज शास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए एवं आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिकरण क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ और उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। और औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज की नई संरचना तो बनाई किंतु यह संरचना अपने दुष्प्रभावों से बच न सकी। अतः इन नई सृजित परिस्थितियों
मूल्यों को समझना भी आवश्यक हो गया और इन्होंने समाजशास्त्र के विषय के आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिनके अधीन इसका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से मुक्त हो। ऐसे हम कहेंगे तो हमारा जो कथन ए है ये हमारा क्या हो गया, हमारा सही है। बट जो आपका कारण दिया गया, कारण सही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। ऐसा नहीं, केवल की वजह से हमारा कारण जो है गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टहेन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया? फर्स्ट ऑप्शन हीगल, सेकंड ऑप्शन शमनर, थर्ड ऑप्शन डिल्थे, फोर्थ ऑप्शन फ्रैंकलिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डिल्थे ने मैक्स वेबर को वर्स्टहेन पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। डिल्थे की विचारधारा से वे अर्थ, तथ्य, मूल्यों को समाजशास्त्र की बुनियादी विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं। और वर्स्टहेन जो है ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, अंतर्दृष्टि, डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर व्यक्तिगत बोध या समझ से है, जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतरक्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डिल्थे। तो वर्स्टहेन मीन्स क्या होता है आपका, डीप अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। फर्स्ट ऑप्शन साम्यवाद की, सेकेंड ऑप्शन पूंजीवाद की, थर्ड ऑप्शन धर्म प्रधान राज्य की, फोर्थ ऑप्शन है आपका लेसे फेयर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में आपको साम्यवाद की विशेषता देखने को मिलती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, साम्यवाद। और लेजे फेरे क्या होता है, इसमें आपका नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी पर काम करता है ये। और महात्मा गांधी की बात कर लेते तो आज़ादी के बाद राम राज्य लाने की कल्पना किया करते थे। तो गांधी जी रामचरितमानस और गीता ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा परंतु उनका राम राज्य साम्यवाद जैसा ही था। अतः ऐसे साम्यवादी व्यवस्था जिसमें धर्म की रक्षा, सुखी जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित हो, राम राज्य की ही देन है। साम्यवाद का एक बहुप्रसिद्ध नारा है, प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी कामगारों को समान वेतन के सिद्धांत पर बल दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन समूह, थर्ड ऑप्शन संस्था, फोर्थ ऑप्शन राज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विनिमय सिद्धांत एक लाभ केंद्रित दृष्टिकोण है आपका, जिसमें सामाजिक अंतरक्रिया को इस प्रकार से नियोजित किया जाता है ताकि अंतरक्रिया में सहभागी दोनों पक्षों को पुरस्कारों के विनिमय द्वारा अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। दूसरों को लाभ पहुंचाकर उसके बदले में स्वयं के लाभान्वित होने की आशा ही विनिमय सिद्धांत का केंद्रीय विचार है। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि मानवीय व्यवहार का निर्धारण पुरस्कार एवं लागत के दो मूल तथ्यों द्वारा होता है। दैट इज, व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरली स्वयं को किसी व्यवहार में तब तक लगाए रखता है जब तक उस व्यवहार में लगने वाली लागत से मिलने वाला पुरस्कार अधिक हो। और मार्शल मॉस जो थे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1925 में इनका एक लेख आया था, द गिफ्ट। ये कब आया था, 1925 में आया था। ईश्वर अपना ध्यान अट्रैक्ट कराया था कि उन्होंने जनजातीय समाजों में उपहार लेन देन समारोह का विस्तृत वर्णन विश्लेषण कर पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वहीं ट्रोवियन द्वीपवासियों की कूला प्रथा और अमेरिकी इंडियंस की पोर्टलैज प्रथा इसके ही एग्जाम्पल हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्यक्ति। तो विनिमय सिद्धांत के अध्ययन केंद्र बिंदु कौन है, आपका व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश डैश एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एकीकरण, सेकंड ऑप्शन सात्मीकरण, थर्ड ऑप्शन व्यवस्थापन, फोर्थ ऑप्शन सहयोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आत्मसातकरण या फिर सात्मीकरण क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों या समूहों के बीच व्यवहार में परिवर्तन का बोध होता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो विभिन्न सांस्कृतिक विरासत के लोग अपने जीवन के मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों को अपने सामाजिक जीवन में अपनाकर अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक संघर्ष, सेकंड ऑप्शन व्यक्तिगत संघर्ष, थर्ड ऑप्शन जाति संघर्ष,
फोर्थ ऑप्शन अव्यक्त संघर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को क्या बोलते हैं? अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष या विरोध उस स्थिति का नाम है जिसमें संबंधों को भिन्नताओं की स्थिति बनी रहती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अव्यक्त संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सेकेंड ऑप्शन, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। थर्ड ऑप्शन, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। फोर्थ ऑप्शन, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इस प्रकार के सहयोग में आवश्यकता नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, परंतु सबके एक लक्ष्य होते हैं। जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं, परंतु सबका उद्देश्य एक है, कपड़ा बनाना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सा करेक्ट नहीं है? जबकि आपका अप्रत्यक्ष सहयोग में आपका यह अनिवार्य नहीं किया सभी समान रूप से लाभान्वित हो, ये भी करेक्ट है। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, ये भी करेक्ट है। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो, ये भी आपका करेक्ट है। और यहाँ आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हो। फोर्थ ऑप्शन, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। मजदूर अपने मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ समान उद्देश्य होता है। सहयोग सामाजिक जीवन का स्थायी आधार है। सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? कौन सा सहयोग का एक तत्व नहीं है? क्योंकि आपका सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं और उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया सहयोग का एक तत्व नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता हो? फर्स्ट ऑप्शन क्षेत्रवाद, सेकंड ऑप्शन भाषावाद, थर्ड ऑप्शन पूंजी का अभाव, फोर्थ ऑप्शन जातिवाद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करने वाले प्रमुख कारक हैं आपके क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता। ये सब क्या है? आपके बाधित करने वाले कारक है राष्ट्रीय अखंडता को। जो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में इन बाधाओं के कारण ही देश में समय समय पर हिंसा की आग भड़की है, आपने देखा भी है। और प्रतिक्रियावादी शक्तियां प्रबल हुई हैं और पृथकतावादी शक्तियों ने सिर उठाया है। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूंजी का अभाव। यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा कारक नहीं है, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन टाइलर द्वारा, सेकंड ऑप्शन मॉर्गन द्वारा, थर्ड ऑप्शन मेलिनोस्की द्वारा, फोर्थ ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल.एच. मॉर्गन प्रथम मानवशास्त्री थे जिन्होंने विश्व के कई समाजों के नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित और गहरा अध्ययन किया था। और इसके बाद इन्होंने नातेदारी को दो व्यापक श्रेणियों में आपका बांटा था, एक आपका वर्गात्मक और दूसरा वर्णनात्मक। और किसी पद या शब्द का प्रयोग जब अनेक व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए होता है तब उसे किस में रखा गया? वर्गात्मक में रखा गया। जैसे आपका अंग्रेजी में ग्रैंडफादर का प्रयोग पिता के पिता और माता के पिता दोनों के लिए किया जाता है। इसी तरह आपका ब्रदर इन लॉ हो गया, ये आपके पत्नी के भाई हो गए, पति के भाई हो गए, बहन के पति हो गए, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं हिंदी में समधी शब्द का प्रयोग अब पुत्री के ससुर और पुत्र के ससुर दोनों के लिए किया जाता है। और हम इसके दूसरी तरफ बात करें, आपका वर्णनात्मक शब्दावली किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी एक ही नातेदार को निर्दिष्ट किया जाता है और ये विशिष्ट नातेदारों के लिए आने वाली विशिष्ट शब्दावलियां होती हैं। जैसे आपकी मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये सभी हो गए, ये इस श्रेणी में आ जाएंगे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मॉर्गन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन WH वाइजर द्वारा, सेकंड ऑप्शन मैकम मेरिट द्वारा, थर्ड ऑप्शन ST दुबे द्वारा, फोर्थ ऑप्शन HM जॉनसन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका इसका अध्ययन किसने किया था? विलियम H वाइजर ने किया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था को एक प्रकारात्मक संस्था माना था और इसका विश्लेषण इन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया था। और ये बुक का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये बुक किसकी? आपका वाइजर की है। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जजमानी व्यवस्था एक समता मूलक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती है और यह व्यवस्था सामाजिक जीवन में सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर और अपरिहार्य बनाती है और यह व्यवस्था सभी जातियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, WH वाइजर। तो भारतीय गांवों में जजमानी व्यवस्था जाति प्रथा के अंतर्गत एक सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था है और जजमानी व्यवस्था मूलतः विभिन्न जातियों के बीच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है जिसके माध्यम से वे अपनी सेवाएं तथा वस्तुओं का आदान प्रदान करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है और ये बुक भी नहीं भूलना। द हिंदू जजमानी सिस्टम किसका है? वाइजर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन जैविकीय पितृत्व, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक पितृत्व, थर्ड ऑप्शन रचयिता, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जेनिटर जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग क्या होता है? जैविकीय पिता, बायोलॉजिकल फादर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो कई समाजों में जैसे आपके अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें जनक और पिता में अंतर किया जाता है। दत्तकता की प्रथा के कारण जन्म देने वाला पिता आपका जनक होता है, सामाजिक पिता आपका दत्तक पिता होता है। तो इसमें अंतर बताया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहार संबंध पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन टोडा जनों में, सेकेंड ऑप्शन ट्रोबियन द्वीपवासियों में, थर्ड ऑप्शन ओराव जनजाति में, फोर्थ ऑप्शन भील जनजाति में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस.सी. राव ने ओराव जनजाति में दादा पोती परिहार संबंध तथा विवाह को देखा है और बेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति में दादा पोती और दादी पोता के बीच परिहार देखा है और इन्होंने इनके बीच विवाह संबंध भी देखे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ओराव जनजाति में। हम बात करते हैं मराठों में, तो मराठों में आपको मामा भांजी परिहार संबंध प्रचलित है। वहीं होपी इंडियंस और ट्रोबियन के बीच में बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? भांजा मामी परिहार यहाँ पर प्रचलित है और मेलेनेशिया में चाचा भतीजी के बीच परिहार संबंध देखे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उच्च जातीय लड़की निम्न जातीय लड़के से विवाह करती है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सपेंडी विवाह, सेकंड ऑप्शन अनुलोम विवाह, थर्ड ऑप्शन सोरोरेट विवाह, फोर्थ ऑप्शन प्रतिलोम विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, चलिए करते हैं आपके कंफ्यूजन को दूर। इसमें अनुलोम विवाह होगा या प्रतिलोम विवाह होगा? इन दोनों विवाह में आपको काफी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आप एक से याद रख सकते हैं, मेल हो गया आपका, फीमेल हो गया। मेल अगर आपका उच्च जाति का है तो ये विवाह आपका अनुलोम हो जाएगा और अगर फीमेल उच्च जाति की है तो ये विवाह आपका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। तो आप एक याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और अनुलोम में आपकी जो फीमेल होती है वो क्या रहती है? निम्न जाति की रहती है। तो आपको एक ही याद रखना है, मेल का देख लीजिए। मेल का अगर आप उच्च जाति का मेल है और फीमेल जो है आपकी निम्न जाति की है तो ये आपका विवाह कैसे हो जाएगा? अनुलोम विवाह। वहीं हम प्रतिलोम विवाह की बात करें, यहाँ पर आपका फीमेल जो है, फीमेल आपकी उच्च जाति की है और मेल आपका क्या होगा? निम्न जाति का होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? उच्च जातीय लड़की निम्न जातीय लड़के से विवाह करती है। तो यहाँ फीमेल क्या है? उच्च जाति की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा इसमें, बस आपको यही ध्यान रखना है। सबसे पहले एक का ही याद रखिए, जैसे प्रतिलोम का याद रखना है तो फीमेल आपकी इसमें सुपीरियर हो जाएगी, मीन्स उच्च जाति की हो जाएगी और मेल जो है आपका निम्न जाति का हो जाएगा। वही हम जब अनुलोम विवाह की बात करेंगे तो मेल आपका उच्च जाति का हो जाएगा और फीमेल आपकी निम्न जाति की हो जाएगी। कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। सोरोरेट आपका शाली विवाह हो जाता है, लेविरेट आपका देवर विवाह हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह, क्योंकि यहाँ पर क्या है? उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का क्या है? लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्म विवाह, सेकंड ऑप्शन दैव विवाह, थर्ड ऑप्शन असुर विवाह, फोर्थ ऑप्शन आर्ष विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपको मनुस्मृति में कहा गया है कि यज्ञ के समय यज्ञ को समुचित रूप से कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको अलंकारों से सुसज्जित करके जब कन्या दान में दी जाती है तब इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं, दैव विवाह कहा जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैव विवाह। तो प्राचीन काल में यज्ञों का विशेष महत्व होने के कारण किसी पुरोहित से कन्या का विवाह करना सबसे अच्छा माना जाता था। और मनु का तो यहाँ तक कहना है कि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे तक के व्यक्तियों का उद्धार कर देती हैं। और हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया, कितने प्रकार के हिंदू विवाह, 8। आपका ब्रह्म हो गया, दैव हो गया, आर्ष हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया। ये विवाह आपके उत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं। जबकि आपका अदर जो 4 हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये आपके निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। और ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम कोटि का विवाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है। इसे कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन परवीक्षा विवाह, सेकंड ऑप्शन घुसपैठ विवाह, थर्ड ऑप्शन परीक्षण विवाह, फोर्थ ऑप्शन शक्ति विवाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो परीक्षण विवाह होता है। और परीक्षण विवाह का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विवाह के इच्छुक युवक की साहस की परीक्षा करना होता था। और ऐसा उचित भी है क्योंकि जनजातियों का जीवन अत्यंत कठोर होता है। इस प्रथा का उत्तम उदाहरण आपको गुजरात के भील जनजाति में देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, परीक्षण विवाह। वहां पर आप गोल गधेड़ों विवाह देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है। फर्स्ट ऑप्शन मेलेनोस्की, सेकंड ऑप्शन वेस्टरमार्क, थर्ड ऑप्शन मर्डॉक, फोर्थ ऑप्शन टाइलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेलेनोस्की के अकॉर्डिंग विवाह बच्चों के प्रजनन एवं देखभाल हेतु एक समझौता है। और वहीं आपके वेस्टरमार्क ने कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उनके पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। वहीं हम मर्डॉक की बात करें तो मर्डॉक ने कहा है कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मेलेनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है। उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति वैधता मिलती है, इसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अनुष्ठान, सेकंड ऑप्शन धर्म वृद्धि, थर्ड ऑप्शन प्रथा, फोर्थ ऑप्शन परंपरागत व्यवहार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीवी काणे की पुस्तक का नाम आपको याद ही है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है। इसमें इन्होंने हिंदू विवाह के 39 संस्कारों का वर्णन किया है, जिसमें जो मेन है वो है आपका वागदान, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाजू होम, अग्नि परिणयन और सप्तपदी। और सप्तपदी आपका सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। तो आपका सप्तपदी क्या है, एक अनुष्ठान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुष्ठान। तो सप्तपदी के लिए वर और वधु उत्तर दिशा की ओर 7 पग बढ़ाते हैं। प्रत्येक पग साथ साथ उठाते समय विभिन्न कामनाएं की जाती है। पहला पग रखते हुए अन्न की कामना की जाती है और दूसरे के द्वारा शारीरिक और मानसिक बल की कामना की जाती है और तीसरे पग में धन की कामना की जाती है, चौथे में सुख और पांचवें में संतान और छठे में प्राकृतिक सहायता और अंतिम पग रखते समय पारिवारिक सखा भाव की कामना की जाती है। और इस सभी के साथ वर यह कामना भी करता है कि दोनों का मन एक दूसरे के अनुकूल बने और इस अनुष्ठान के बाद विवाह कार्य जो है वो संपन्न मान लिया जाता है। तो आपका सप्तपदी क्या है, एक अनुष्ठान है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन मर्डॉक द्वारा, सेकंड ऑप्शन वार्नर द्वारा, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन जिमरमैन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्ल सी जिमरमैन ने, और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या है, फैमिली एंड सिविलाइजेशन। फैमिली एंड सिविलाइजेशन किसकी बुक का नाम है, पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे आप, जिमरमैन। तो कार्ल सी जिमरमैन की पुस्तक है फैमिली एंड सिविलाइजेशन। इसमें इन्होंने पाश्चात्य परिवारों को ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा न्यासिता परिवार, ट्रस्टीशिप फैमिली। एक हो गया आपका ट्रस्टीशिप फैमिली और दूसरा हो जाएगा आपका अति लघु या फिर आणविक परिवार मीन्स एटमेस्टिक फैमिली, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और थर्ड आपका हो जाएगा गृहस्थ या घरेलू परिवार मीन्स डोमेस्टिक फैमिली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिमरमैन द्वारा। वहीं हम मर्डॉक की बात करें तो मर्डॉक ने आपके परिवार को 2 भाग में डिवाइड किया। पहला आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली, इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फैमिली,
मीन्स स्वतंत्र मूल परिवार, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित परिवार मीन्स कॉम्पोजिट फैमिली। तो आपको ध्यान में रखना है, जिमरमैन ने 3 टाइप का बताया है और मर्डॉक ने 2 टाइप का। तो जिमरमैन का 3 टाइप आपका हो जाएगा, न्याशिता परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। और वहीं मर्डॉक की बात करें तो आपका स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। सेकंड ऑप्शन पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है। थर्ड ऑप्शन भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। फोर्थ ऑप्शन कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय संयुक्त परिवार का आदर्श रूप बदल रहा है। नए भूमि कानून, बढ़ती जनसंख्या, गांव में मशीनों का प्रवेश, भौतिकवादी मीन्स पाश्चात्य जीवन का दबाव, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन आदि सभी कारणों से भारतीय संयुक्त परिवार का आकार अब छोटा होता जा रहा है और आज 2 पीढ़ियों का एक साथ रहना ज़्यादा व्यवहारिक हो गया है। परिवार के मुखिया का नेतृत्व जो है वो कमजोर होता जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ने से संयुक्त परिवार व्यवस्था के विघटन के कारण से कोई संबंध नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो इससे इसका कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन मर्डॉक द्वारा, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर द्वारा, थर्ड ऑप्शन वार्नर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन मॉर्गन द्वारा। तो वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम मर्डॉक की बात करते हैं तो मर्डॉक ने न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है आपका नाभिकीय मूल या परिवार मूल का, सबसे पहले आपका मर्डॉक ने दिया था। कब दिया था, 1949 में दिया था। वहीं हम यही अनुकूलन परिवार प्रजनन परिवार की बात करें, किसने विभेद किया, तो आपका WL वार्नर ने परिवार को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका प्रभव हो गया, ये अनुकूलन को आप प्रभव भी बोलेंगे, जन्मित भी बोलेंगे, और अनुकूलन परिवार, और दूसरा आपका क्या हो गया, प्रजनन परिवार। वहीं हम अनुकूलन परिवार, प्रभव परिवार, जन्मित परिवार की बात करें जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और वहीं प्रजनन परिवार को क्या बोला जाता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो आपको देखने को मिलता है एक ही परिवार में आपको दोनों ही परिवार देखने को मिलता है, प्रभव परिवार भी और प्रजनन परिवार भी। जैसे आप बच्चे हैं तो आपके लिए वो फैमिली क्या हो गई, प्रभव परिवार हो गया, और जो माता पिता हैं वो उनके लिए वो परिवार क्या हो गया, प्रजनन परिवार हो गया। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वार्नर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन पूंजी की, सेकंड ऑप्शन मशीनी उपकरण की, थर्ड ऑप्शन श्रम की, फोर्थ ऑप्शन सरकार की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्क्स का मानना था कि श्रमिकों और पूंजीपति के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ को लेकर ही नहीं था। उसने पूंजीवाद के अंतर्गत मशीनी उत्पादन की भूमिका पर भी जोर दिया। ज्यों-ज्यों मशीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में पांव जमाना शुरू किया तो श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में बड़ा चेंजेस आने लगा और मानव अब मशीनों का एक पुर्जा मात्र बनकर रह गया था। मशीनें ही अब अधिकांश काम करती थी, मनुष्य तो मात्र उनका परिचालक ही था। इसके कारण श्रमिकों को अपने कार्य से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के अवसरों से वंचित होना पड़ा और इस संतुष्टि के अभाव को मार्क्स ने मानव का श्रम से अलगाव की संज्ञा दी थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मशीन उपकरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिमिटिव कल्चर के लेखक का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन टाइलर, फोर्थ ऑप्शन जेम्स फ्रेजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिमिटिव कल्चर, इसका पूरा नाम है प्रिमिटिव कल्चर रिसर्चेस इनटू द डेवलपमेंट, ये पुस्तक का नाम है। तो प्रिमिटिव कल्चर किसने लिखा है, आपका एडवर्ड बर्नेट टाइलर ने लिखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टाइलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द गोल्डन बो के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन जेम्स फ्रेजर, सेकंड ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन, थर्ड ऑप्शन ईबी टाइलर, फोर्थ ऑप्शन बी, मेलोनोस्की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो द गोल्डन बो लेखक कौन है, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जेम्स फ्रेजर। और ये सबसे पहले आपका 1890 में 2 भाग में इसको पब्लिश किया गया था, इस बुक को, द गोल्डन बो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, या किसका उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन क्षैतिज गतिशीलता का, सेकंड ऑप्शन ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, थर्ड ऑप्शन अंतर पीढ़ी गतिशीलता का, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक गतिशीलता का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग ने बात किया था कि क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है, जिसमें चेंजेस नहीं होता है। एक आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का एक भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन गया, उसके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता का। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, क्षैतिज गतिशीलता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन सामवेद। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आपको वर्णों का सबसे पहले उल्लेख देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है? फर्स्ट ऑप्शन अस्थायी, सेकंड ऑप्शन स्थायी, थर्ड ऑप्शन अनुबंध परक, फोर्थ ऑप्शन जजमान की इच्छा पर निर्भरशील। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर पारस्परिक एवं अंतर जातीय संबंधों पर आधारित परंपरागत पेशेवर कर्तव्यों की एक ऐसे व्यवस्था को जजमानी के नाम से जाना जाता है जिसमें जजमान और कामिन्स इनके बीच में संबंधों की प्रकृति स्वामी और दास की होती है, जो कि आपका स्थायी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्थायी। चलिए यहाँ जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछ लिया जाता है। तो जजमानी व्यवस्था की आपकी विशेषताएं हैं, पहला, यह जाति प्रथा के अंतर्गत एक आर्थिक व्यवस्था है। दूसरा, इसके माध्यम से जातियां वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। थर्ड है आपका, वह जातियां जो सेवाएं वस्तुएं लेती हैं उनको हम जजमान कहते हैं, और वह जातियां जो सेवाएं वस्तुएं देती हैं उन्हें कामिन या प्रजा कहा जाता है। फिफ्थ है आपका, सेवा देने के बावजूद ब्राह्मण कामिन नहीं कहे जाते, और इसके माध्यम से जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, अर्थात अंतर जातिगत संबंध इंटरकास्ट रिलेशंस होता है इसमें, और इसमें उदग्र संबंध व्यवस्था होती है जो आपका स्थायी होते हैं। और एट्थ है आपका, यह व्यवस्था आनुवांशिक होती है। और नाइन्थ विशेषता है, इस व्यवस्था में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है जिससे संबंधों का विकास होता है। और टेंथ है आपका, सेवा लेने वाली जाति सेवा प्रदान करने वाली जाति को संरक्षण प्रदान करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नकद भुगतान भी किया जाता है। ये आपकी जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। थर्ड ऑप्शन, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है। फोर्थ ऑप्शन, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉनसन ने बताया कि इस तरह लोगों को जीवन में कठिन से कठिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में साधारण से साधारण व्यक्ति यही चाहता है कि वह समाज के ऊंचे स्तर पर पहुंचे, जिसके लिए उसे स्वाभाविक रूप से कठिन परिश्रम करना होता है। इस तरह के द्वारा लोगों में उत्तरदायित्व की जो भावना होती है उसका विकास होता है। जो लोग समाज में उच्च श्रेणी के माने जाते हुए अपनी यथास्थिति जो उनका कोई स्टेटस होता है उसको बनाए रखने के लिए समाज में बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति या कभी नहीं चाहता उसके पद और सुविधा में कोई कमी आए, और अपने पद को बनाए रखने के लिए वे लोग स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से अच्छे ढंग से करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है, जबकि आपका अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, और यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती या कथन है? फर्स्ट ऑप्शन जीएस घुरिये का, सेकंड ऑप्शन आंद्रे वेते का, थर्ड ऑप्शन मैकिम मेरिट का, फोर्थ ऑप्शन एम एन श्रीनिवास का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? फर्स्ट ऑप्शन ऑर्गमेंटेटिव इंडियंस, सेकंड ऑप्शन विलेज इंडिया, थर्ड ऑप्शन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में होने वाले परिवर्तन के विश्लेषण के लिए किया था, और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एम एन श्रीनिवास की पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन परंपरात्मक निष्ठा, सेकंड ऑप्शन वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव,
थर्ड ऑप्शन अंधविश्वास, फोर्थ ऑप्शन व्यापक साक्षरता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताएं हैं, आपका जीवन यापन इनका प्रकृति पर निर्भर होता है, समुदाय का छोटा आकार होता है और कम जनसंख्या देखने को मिलती है, प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है, एकरूपता देखने को मिलती है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, सादा और सरल जीवन इनका होता है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव देखने को मिलता है, धर्म प्रथा परंपरा अंधविश्वास का महत्व होता है और सामुदायिक भावना देखने को मिलती है, शिक्षा और भाग्यवादिता पाई जाती है और संयुक्त परिवार प्रणाली देखने को मिलती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। ये सभी आपकी भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशिष्टता है। जबकि आपका यहाँ से पूछा जा रहा है क्या नहीं है, तो परंपरात्मक निष्ठा हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव भी आपकी विशिष्टता है और अंधविश्वास भी है। जबकि आपका व्यापक साक्षरता नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व्यापक साक्षरता, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 342, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 345। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल है 342, इसमें जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल से परामर्श के तहत अधिसूचना द्वारा किसी भी जनजाति जातियों को अनुसूचित जनजाति को दर्जा दे सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 342। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुसूचित जनजाति शब्द का सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ था। तो हम वही आर्टिकल आपका 366 है 366, इसका क्लॉज 25 में अनुसूचित जनजातियों को डिफाइन किया गया है। उसमें बताया गया है क्या होगा कि अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या इसमें सम्मिलित जनजाति समुदाय के भाग या समूहों को संविधान के प्रयोजन हेतु आर्टिकल 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां माना गया है। ये आपका कहाँ डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में किया गया है। वहीं हम आपका आर्टिकल 366 क्लॉज 24 की बात करें तो इसमें आपका क्या डिफाइन किया गया? अनुसूचित जाति को डिफाइन किया गया और इसमें अनुसूचित जनजाति को किया गया और इसमें अनुसूचित जाति को किया गया है। और हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 341 का, इसके द्वारा अनुसूचित जाति को दर्जा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 364, सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल 365, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 366, फोर्थ ऑप्शन है आपका आर्टिकल 367। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन क्या है, आर्टिकल 366 है और इसमें आपको दो क्लॉज बताया गया। एक क्लॉज आपका 366 का क्लॉज 25 था और एक 24 था। 24 के तहत आपको अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है और 366 क्लॉज 25 के तहत आपका अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। तो ध्यान में रख लीजिए, अगर आपका क्लॉज वाइज बना के पूछ लिया जाएगा तो 366 क्लॉज 25, 366 क्लॉज 24 ऐसे पूछा जाएगा। बट यहाँ पर आपसे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों को पूछा गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 366 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? फर्स्ट ऑप्शन रफ़ी अहमद किदवई, सेकेंड ऑप्शन गोविंद वल्लभ पंत, थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन जाकिर हुसैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हिमायती आपके महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसमें उन्होंने छुआछूत के शिकार एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय के समर्थन में लेख भी लिखे थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका आर्टिकल 46 के तहत कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। सेकंड ऑप्शन राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। थर्ड ऑप्शन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल हेतु राज्य कर्तव्यबद्ध है। फोर्थ ऑप्शन राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
शरणार्थी सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के तहत राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर कौन सा नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करेगा, जबकि ये आपका नहीं दिया गया कि 46 में कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 335, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 336, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 338, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 339। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ किसमें आपका आरक्षण का प्रोविजन किया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 335। तो हम आर्टिकल आपका 330 की बात करें तो इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। वहीं आपका आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। 335 में आपको पता ही है कि सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के दावे की व्याख्या किया गया है। वहीं 338 में आपका क्या दिया गया है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रोविजन कहाँ किया गया है? 338 में किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन WF ऑकबर्न द्वारा, सेकंड ऑप्शन MN श्रीनिवास द्वारा, थर्ड ऑप्शन CH कूले द्वारा, फोर्थ ऑप्शन DP मुखर्जी द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सांस्कृतिक विलंबना है, कल्चरल लैग बोला जाता है, कल्चरल लैग किसके द्वारा दिया गया? आपका ऑकबर्न के द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, WF ऑकबर्न। तो इनकी पुस्तक आई थी सोशल चेंज, इसी में इन्होंने बताया है कि और संस्कृति को दो खंड में इन्होंने विभाजित किया है। पहला आपका भौतिक संस्कृति मीन्स मटेरियल कल्चर हो गया और दूसरा आपका अभौतिक संस्कृति नॉन मटेरियल कल्चर। तो यही नॉन मटेरियल कल्चर जो है आपका पीछे रह जाता है और मटेरियल कल्चर जो है आपका आगे बढ़ जाता है। इसी को इन्होंने क्या बोला है? कल्चरल लैग बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, GS घुरिये, सेकेंड ऑप्शन द पावर एलिट, सी राइट मिल्स, थर्ड ऑप्शन है द नूअर, इवांस प्रिचार्ड, फोर्थ ऑप्शन माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, KM कपाड़िया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए आपको गलत पहचानना है। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन ये किसकी पुस्तक है? ये आपका है FG बेली की है, FG बेली। तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, यहाँ आपको गलत पहचानना है। तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। द पावर एलीट किसका है? सी राइट मिल्स का है, ये करेक्ट है आपका। द नुअर किसका है? इवांस प्रिचांड का है। और माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये पुस्तक किसकी है? ये आपका KM कपाड़िया का नहीं है। KM कपाड़िया का नहीं है तो फिर किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है ये पुस्तक आपका। तो हमारे यहाँ पर दो आंसर आपका करेक्ट निकल के आता है, A एंड D। और तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग दिया गया क्योंकि आपका ऑप्शन A भी करेक्ट है ना, ऑप्शन D भी करेक्ट है। तो यहाँ का क्वेश्चन होगा, दोनों को ही नंबर दिया गया होगा, जिसने A लगाया होगा उन्हें भी, जिसने D लगाया होगा उन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्रह्मांडीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आंद्रे वेते, सेकंड ऑप्शन FG बेली, थर्ड ऑप्शन MN श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन योगेंद्र सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो MN श्रीनिवास ने भारतीय समाज में जातीय गतिशीलता के अध्ययन के दौरान संस्कृतिकरण के पहले ब्रह्मांडीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, MN श्रीनिवास। तो MN श्रीनिवास ने ही संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों के जीवन के विश्लेषण के लिए किया था। और हम बात कर लेते हैं आपका योगेंद्र सिंह का। तो इनका मानना था कि संस्कृतिकरण ब्रह्मांडीकरण की अपेक्षा एक व्यापक अवधारणा है और श्रीनिवास ने जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया है। राइट। और यहाँ हम GS घुरिये की बुक का नाम बात कर लेते हैं। तो GS घुरिये की बुक का नाम है आपका कास्ट एंड रेस इन इंडिया। पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुस हो गया, ये भी आपका GS घुरिये का है। भारतनाट्यम एंड इट्स कॉस्ट्यूम, ये भी क्या है? GS घुरिये का है। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ये भी आपका GS घुरिये का है। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, ये किसका है? GS घुरिये का है। गॉड्स एंड मैन, ये भी
जीएस घुरिये का है रिलीजियस कॉन्शियसनेस और सोशल टेंशन इन इंडिया, ये भी आपका जीएस घुरिये का। ये सारी बुक का नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन जनजातीय विकास अधिकारी, सेकंड ऑप्शन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय आयुक्त, थर्ड ऑप्शन जनजातीय कल्याण अधिकारी, फोर्थ ऑप्शन जनजातीय प्रशासक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन होता है आपका उच्चतम सरकारी अधिकारी जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच करने के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटन के अनुसार जाति का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सेकंड ऑप्शन सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, थर्ड ऑप्शन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हटन के अकॉर्डिंग जाति का कार्य सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना है, जिसमें इन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया। पहला आपका व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य हो गया, दूसरा जातीय समुदाय के लिए कार्य हो गया, तीसरा समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति द्वारा किया जाने वाला कार्य हो गया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन स्टाउफर द्वारा, सेकंड ऑप्शन शेरिफ एंड शेरिफ द्वारा, थर्ड ऑप्शन हाइमन द्वारा, फोर्थ ऑप्शन आर.के. मर्टन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संदर्भ समूह का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने आपका 1942 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, इसी में इन्होंने किया था। और इसमें इन्होंने स्कूल के बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया था। इस अध्ययन में उन्होंने पाया था कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का जो व्यवहार है उच्च वर्ग से आने वाले बच्चों से मिलता जुलता था। निम्न वर्ग के बच्चे अपने समूह के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे थे, एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार कर रहे थे जिनके वे सदस्य नहीं थे। तो हाइमन के अकॉर्डिंग उच्च वर्ग वाले बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के लिए क्या था? एक संदर्भ समूह का कार्य कर रहा था। और हाइमन के शब्दों में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों के लिए क्या था? संदर्भ समूह हुआ। और हाइमन के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों जैसे आपके मुजफ्फर शेरिफ हो गए, न्यूकॉम्ब हो गए, ये सभी संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किए हैं। परंतु आपका अगर पूछ लिया जाए समाज शास्त्रीय व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो आपके आर.के. मर्टन को जाता है। और यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में विकसित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन मेलिनोस्की द्वारा, सेकंड ऑप्शन पार्सन्स द्वारा, थर्ड ऑप्शन पार्क द्वारा, फोर्थ ऑप्शन लिंटन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणाएं एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और इन अवधारणाओं का सबसे पहले प्रयोग आपका रॉल्फ लिंटन ने, और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, द स्टडी ऑफ मैन। और ये कब आई थी? आपका 1936 में आई थी, इसी में किया गया है। और रॉल्फ लिंटन ने इन अवधारणाओं को एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके एक बहुप्रसिद्ध कथन के अकॉर्डिंग परिस्थिति साधारणतः अधिकारों तथा दायित्वों का एक संकलन है, जबकि भूमिका आपका परिस्थिति के गत्यात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन डी, लिंटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरवाद जीवन की एक पद्धति ये कहा गया था। फर्स्ट ऑप्शन किंग्सले डेविस द्वारा, सेकंड ऑप्शन पार्क एवं बर्जेस द्वारा, थर्ड ऑप्शन पी गिट्स द्वारा, फोर्थ ऑप्शन एल वर्थ द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नगरवाद जीवन की एक पद्धति, इस कॉन्सेप्ट को समाजशास्त्र में सबसे पहले जर्मन अमेरिकी अर्थशास्त्री लुई वर्थ ने 1938 में इसको प्रोपाउंड किया था। और उनका मानना था कि नगरवाद नगरों की प्रमुख विशेषता है और जिसके एक निश्चित लक्षण है, जैसे आपका बड़ा आकार हो गया, उच्च घनत्व हो गया, सामाजिक असमरूपता हो गया। और बड़ा आकार आपका भौतिक क्षेत्र और जनसंख्या दोनों का है और उच्च घनत्व जनसंख्या का है। और सामाजिक समरूपता का अर्थ क्या हो गया? आपका सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन डी, एल वर्थ द्वारा। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, किसने कहा है? एल वर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से, सेकेंड ऑप्शन जापान से, थर्ड ऑप्शन रूस से, फोर्थ ऑप्शन आपका चीन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में देश के आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श रूस से लिया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का केंद्र बिंदु क्या है? विकास, डेवलपमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, रूस। तब आपका रूस रशिया नहीं था, क्या था? यूएसएसआर था।
तो आपका 1991 में यूएसएसआर टूटकर कई हिस्सों में डिवाइड हो गया, कई कंट्री में। तो उसमें सबसे बड़ा आपका क्या है, रशिया, इसलिए हम रशिया नाम लेते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो 1928 में रशिया ने आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाया और अल्प समय में उन्नति एवं निर्धनता को दूर करने के लिए सफल प्रेरणा मिली। और 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने पूंजीवाद की जड़ें हिला दी थी। सर एम विश्वेश्वरैया ने आर्थिक नियोजन पर 1934 में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक का नाम आपको याद रखना है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, कई एग्जाम में पूछा गया है ये। तो इसको पब्लिश किया गया कब, 1934 में, जिसमें भारत के नियोजित आर्थिक विकास हेतु एक 10 वर्षीय आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय को 10 वर्ष में दुगना करना था। और स्वतंत्रता के बाद हमारा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका निम्नलिखित उद्देश्य था। अब इसके स्थान पर हमारा नीति आयोग आ गया, इसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। तो हमारा उद्देश्य क्या था, राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना। और दूसरा, रूस की नियोजन प्रगति से प्रेरित होकर। तीसरा हमारा स्वतंत्र भारत की रक्षा करना। फोर्थ है हमारा राष्ट्रीय योजना समिति के प्रस्ताव को लागू करना। फिफ्थ है सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग। और सिक्स्थ है आपका प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया से प्रेरित होकर। तो योजना आयोग की स्थापना के समय कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। 1961 में आयोग के संगठन में परिवर्तन कर 8 सदस्य कर दिया गया था। मीन्स पहले इसमें 6 सदस्य थे, बाद में इसमें 8 कर दिया गया था। और हम अभी की बात करें तो सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है। और योजना आयोग का स्थान अब किसने ले लिया, नीति आयोग ने ले लिया, अभी आपको बताया गया था। और कब से लिया है, 1 जनवरी 2015 से लिया गया है। और इससे पहले हमारा योजना आयोग चल रहा था। और रिप्लेस कब कर दिया है योजना आयोग ने नीति आयोग को, 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन गेमिनसेप्ट, गैसेलसेप्ट, सेकंड ऑप्शन पारिस्थितिकी अनुबंध, थर्ड ऑप्शन सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, फोर्थ ऑप्शन यांत्रिक एकता, आंगिक एकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम गेमिनसेप्ट और गैसेलसेप्ट की बात कर लें तो ये आपका टॉनीस ने समाज का विभाजन किया है, टॉनीस ने किया है। वहीं पारिस्थितिकी और अनुबंध की बात कर ले तो हेनरी मैन ने एंशिएंट लॉ जो उनका पब्लिश हुआ था 1861, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, हेनरी मैन का दिया गया कॉन्सेप्ट है ये। तो ये भी हमारा नहीं होगा। और हर्बर्ट स्पेंसर का ही पूछा जा रहा है। तो सैनिक समाज और औद्योगिक समाज मीन्स आपका मिलिटेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिवाइड किया गया है समाज को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यांत्रिक एकता और आंगिक एकता किसके द्वारा दिया गया है, आपका इमाइल डर्कहाइम के द्वारा दिया गया है ये आपका कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने ही दिया था आपका ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ समाजशास्त्रियों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है किससे क्या मैच करेगा। तो प्राथमिक समूह का किसने दिया है, आपका कूले ने दिया है। तो आपका ए का क्या हो गया, ए का आपका 2 हो गया। और सांख्यिकी समूह की बात करें तो बीरस्टीड ने दिया है, तो ये आपका 4 हो गया। संदर्भ समूह की बात करें तो किसने दिया है, आर के मोर्टन ने दिया है, तो सी का 1 हो जाएगा। और अंतर समूह और बाह्य समूह किसने दिया है, आपका समनर ने दिया है, तो 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 कहाँ पर है, 2 4 1 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्तियों को मापने के सोपान तकनीक का विकास लिए सामाजिक दूरी किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन एल मर्टन द्वारा, सेकंड ऑप्शन एल गटमैन द्वारा, थर्ड ऑप्शन ए लंडबर्ग द्वारा, फोर्थ ऑप्शन ई बुगार्डस द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता व वैमनस्यता, घृणा व प्रेम, निकटता एवं दूरी विद्यमान होती है। सामाजिक संबंधों की इस निकटता एवं दूरी को मापने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने कुछ पैमाने प्रिपेयर किए। इनमें से एक पैमाना एमरीज बोगार्डस ने अपने पैमाने का एक अनुक्रम तैयार किया, जिसके एक छोर पर घनिष्ठ सामाजिक संबंधों को प्रकट करने वाले कथन और दूसरे छोर पर विद्वेषपूर्ण संबंधों को दर्शाने वाले कथन को रखा। इन दोनों छोरों के बीच इसी प्रकार के 5 अन्य कथनों को चुना और बाद में इन 7 वर्गों से बने हुए पैमाने को व्यक्तियों के सामने रखकर उनकी प्रतिक्रिया को मालूम किया जाता था। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ई बोगार्डस द्वारा। तो उसको बोगार्डस स्केल के नाम से भी जाना जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का समूह जो निश्चित पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन समुदाय, सेकंड ऑप्शन संघ समिति, थर्ड ऑप्शन समाज, फोर्थ ऑप्शन संस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ या समिति, एसोसिएशन,
एसोसिएशन की रचना आपका जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है और समिति का निर्माण हितों की तार्किक स्वीकृति के आधार पर होता है। इस प्रकार के समूहों की सदस्यता क्या है, ऐच्छिक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संघ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन शायवी सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन समूह मस्तिष्क सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन आदर्शवादी सिद्धांत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा शायवी सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, शायवी सिद्धांत। तो समाज की बनावट उसकी कार्य प्रणाली की तुलना शरीर की संरचना और कार्यों से की जाने लगी और शरीर की बनावट उसकी कार्य पद्धति और प्रक्रिया की तुलना करने वाले चिंतक कौन थे आपके, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में समाज का शायवी सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना है, यही उनका समाज का शायवी सिद्धांत कहलाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। फर्स्ट ऑप्शन डार्विन, सेकंड ऑप्शन दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग आपका हर्बर्ट स्पेंसर की बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया गया और ये पहली बुक है जो आपका सोशियोलॉजी टाइटल पर लिखा गया, क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्पेंसर। हम बात करें दुर्खीम का, तो दुर्खीम ने भी प्रयोग किया अपने कौन सी पुस्तक में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन धर्म एवं संस्कृति पर, सेकेंड ऑप्शन जाति एवं धर्म पर, थर्ड ऑप्शन जाति एवं गढ़ चिन्ह पर, फोर्थ ऑप्शन अस्पृश्यता पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय संस्कृति परंपरा अद्वितीय है, धर्म आपका मानकीय व्यवस्था हो गया, कर्म आपका व्यक्तिक नैतिक वचनबद्धता हो गया और जाति सामाजिक स्तरीकरण के सोपानीय रूप में भारतीय संस्कृति की मुख्य धारणाएं हैं और इन तत्वों के संरूपण और मतैक्य के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व दृढ़ बने रहते हैं और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कोई मुख्य व्यवधान उत्पन्न नहीं हुए और यह कहा जाता है कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, ना कि सांस्कृतिक व्यवस्था का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, जाति एवं धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह। फर्स्ट ऑप्शन एक दूसरे से पृथक नहीं होते, सेकंड ऑप्शन एक दूसरे से पृथक होते हैं, थर्ड ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फोर्थ ऑप्शन सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक संगठन एक ऐसी दशा या स्थिति है जिसमें किसी समाज के विभिन्न अंग अर्थात संस्थाएं, समूह तथा समितियां आदि अपने स्वीकृत एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि फर्स्ट ऑप्शन समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, सेकंड ऑप्शन समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, थर्ड ऑप्शन समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक नियंत्रण कठोर और कषाय युक्त हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी भाग एक दूसरे के साथ संपूर्ण समाज के साथ अर्थपूर्ण रूप से संबंधित रहते हैं और समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि वह समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों समूहों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका यहाँ पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों मैच करना है। तो दुर्खीम का क्या हो जाएगा, सबको पता है, सामाजिक तथ्य हो जाएगा, सोशल फैक्ट। तुम्हारा ए का क्या हो गया, 4 हो गया। स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर का आपका सामाजिक डार्विनवाद हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा हमारा 3। और वहीं लैटेंट फंक्शन का हमारा क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस, तो हमारा सी का क्या हो गया 2। मर्टन की बात करें तो मर्टन का हो जाएगा सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, तो डी का क्या हो गया 1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 3 2 2 1 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। फर्स्ट ऑप्शन मैलिनोव्स्की द्वारा, सेकेंड ऑप्शन मर्टन द्वारा, थर्ड ऑप्शन दुर्खीम द्वारा, फोर्थ ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकारात्मक आवश्यकताओं से तात्पर्य ऐसे दशाओं से है जो किसी संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है और मैलिनोव्स्की ने प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकता के संस्तरण की अवधारणा दी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मैलिनोव्स्की द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश डैश सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि डैश डैश व्यक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन प्रथा आदत, सेकेंड ऑप्शन जनरीति फैशन, थर्ड ऑप्शन संस्कृति स्टाइल, फोर्थ ऑप्शन लोकाचार फैशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकाचार आपका इथॉस हो गया, ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, जबकि आपका जो फैशन है ये आपका व्यक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकाचार और फैशन। तो लोकाचार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि आपका फैशन व्यक्तिक क्रिया को प्रोन्नत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश डैश एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। फर्स्ट ऑप्शन प्रथा, सेकंड ऑप्शन कानून, थर्ड ऑप्शन फैशन, फोर्थ ऑप्शन संस्कृति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कानून एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? कानून आ जाएगा। कानून एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होता है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन 15 अगस्त 1951, सेकेंड ऑप्शन 15 अगस्त 1952, थर्ड ऑप्शन 2 अक्टूबर 1952, फोर्थ ऑप्शन 26 जनवरी 1953। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसी में अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था। और सामुदायिक विकास का अर्थ है संपूर्ण समुदाय का विकास करने और उसे आत्मनिर्भर बनाने से है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आर.के. मुखर्जी द्वारा, सेकंड ऑप्शन आर.एन. सक्सेना द्वारा, थर्ड ऑप्शन जी.एस. घुरिये द्वारा, फोर्थ ऑप्शन ब्रजेंद्र नाथ शील द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद जो है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना आपका 11 दिसंबर 1951 को मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जी.एस. घुरिये की अध्यक्षता में मुंबई में हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जी.एस. घुरिये। और ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और कब से कब तक थे? 1951 से 1966 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन रीजन बेस्ड है, कथन कारण वाला है। कथन दिया गया, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। और कारण दिया गया, वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए योम आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या है। सेकेंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही परंतु आर गलत। डी ऑप्शन है ए गलत परंतु आर सही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। यह जैविक मीन्स आपका प्राणी शास्त्रीय प्रक्रिया नहीं है। यह मुख्य रूप से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। और बीयरस्टीड ने कहा है कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत सोशल हेरिटेज है और इनका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ही आपका सही है। ए आर की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? फर्स्ट ऑप्शन आर रैडफील्ड, सेकंड ऑप्शन सर चार्ल्स मैटकॉफ, थर्ड ऑप्शन ए आर देसाई, फोर्थ ऑप्शन अल्बर्ट मेयर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय ग्राम को अखंडित, परमाणुक और अपरिवर्तनीय इकाई कहा है। और मैटकॉफ लिखते हैं कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र होते हैं। और मैटकॉफ ने यह भी लिखा है कि युद्ध होते हैं, साम्राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, परंतु गांव समाज के रूप में अपरिवर्तनीय, स्थिर और स्वावलंबी होकर उभरते रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन उत्तेजक मादक पदार्थ, सेकंड ऑप्शन निश्चेतक मादक पदार्थ, थर्ड ऑप्शन अवसादक मादक पदार्थ, फोर्थ ऑप्शन भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलएसडी आपका भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है। इसमें जो व्यक्ति रहता है वो वास्तविक दुनिया से परे हो जाता है, सपनों की दुनिया में विचरण करता रहता है। और इसका एक एवरेज डोज जो है, इसका प्रभाव कितने घंटे का रहता है? 8 से 10 घंटे का रहता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हॉलोसिनोजेंस होता है एलएसडी आपका। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। हम एलएसडी के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाइल एथिलामाइड होता है। और ये एक इलीगल स्ट्रीट ड्रग
होता है, इसको आपको वाइट पाउडर में भी देखने को मिल सकता है और क्लियर कलरलेस लिक्विड में भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये किस फॉर्म में आपको अवेलेबल रहता है? पाउडर के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, लिक्विड के फॉर्म में भी मिल जाएगा, टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाएगा और कैप्सूल के फॉर्म में। तो ये आपका जनरली कहाँ से लिया जाता है LSD? आपका माउथ से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन अशोक मेहता समिति द्वारा, सेकंड ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, थर्ड ऑप्शन सादिक अली प्रतिवेदन द्वारा, फोर्थ ऑप्शन गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने एवं पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी और इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का रिकमेंडेशन दिया। पहला निचले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। परंतु अशोक मेहता समिति की जो रिकमेंडेशन थी वो देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने आपका 3 टायर सिस्टम बताया था, वही आज आपका चल रहा है पंचायती राज सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? फर्स्ट ऑप्शन दलित, सेकंड ऑप्शन बाहरी जाति, थर्ड ऑप्शन अस्पृश्य, फोर्थ ऑप्शन निम्न जाति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुसूचित जाति के लिए हट्टन ने बहिष्कृत जाति का प्रयोग किया है, बाहरी जाति का प्रयोग किया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाहरी जाति। और ठक्कर बापा और जयपाल सिंह ने आदिवासी और बेरियल एल्विन ने आदिम जाति और घुरिये ने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? फर्स्ट है आपका सहयोग, सेकंड है संघर्ष, थर्ड है प्रतिस्पर्धा, फोर्थ है आपका अनुकूलन, फिफ्थ है आपका सात्मीकरण। सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2 और 3, सेकंड ऑप्शन 2 और 3, थर्ड ऑप्शन 1, 4 और 5, फोर्थ ऑप्शन 3, 4 और 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सहयोग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो सामाजिक अंतरक्रिया का एक ऐसा रूप जो न्यूनाधिक मात्रा में पुनर्वर्तक और अभिज्ञेय और निरंतर प्रवाहित होने वाला हो, और उसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक प्रक्रिया। और सामाजिक प्रक्रिया को 2 भागों में आपका डिवाइड किया है, एक आपका सहयोगी और दूसरा आपका असहयोगी। तो सहयोगी प्रक्रिया सहयोग और दूसरा आपका हो गया असहयोगी प्रक्रिया। तो आपका सहयोगी में क्या हो गया? सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, अनुकूलन, ये सब देखने को मिलेगा। और असहयोगी में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सहयोग किसमें आपको मिलता है? सहयोग है, सहयोगी प्रक्रियाओं में आपका आएगा। तो हमारा क्या हो गया? 1 आपका करेक्ट है। और संघर्ष, सहयोग में संघर्ष नहीं आएगा तो दूसरा हमारा नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा भी नहीं आएगा, ये भी आपका असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। अनुकूलन आपका आ जाएगा और सात्मीकरण आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी 1, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुताहा विवाह प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन अशरफ मुसलमानों में, सेकंड ऑप्शन सुन्नी मुसलमानों में, थर्ड ऑप्शन शिया मुसलमानों में, फोर्थ ऑप्शन शिया व अशरफ दोनों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुसलमानों में 2 प्रकार के विवाहों की व्यवस्था है, एक आपका निकाह जो आपका स्थायी विवाह हो गया, दूसरा मुताहा जो आपका अस्थायी विवाह हो गया। तो जो आपका मुता मैरिज है मुसलमानों में शिया संप्रदाय में ही प्रचलित है और यह विवाह का एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और जब इसका पीरियड समाप्त हो जाता है तो ये विवाह जो है अपने आप ही टूट जाता है। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है? शिया में देखने को मिलता है, शिया मुसलमानों में, और इसमें भी अतना अशारिया सेक्ट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या की गई है। फर्स्ट ऑप्शन उपनिषदों में, सेकंड ऑप्शन भगवत गीता में, थर्ड ऑप्शन वेदों में, फोर्थ ऑप्शन पुराणों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्म का सिद्धांत आपको जो देखने को मिलता है वो आपका है भगवत गीता में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम में नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। फर्स्ट ऑप्शन एल विर्थ द्वारा, सेकंड ऑप्शन आर रेडफील्ड द्वारा, थर्ड ऑप्शन गाल्पिन द्वारा, फोर्थ ऑप्शन बर्गल द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम में नगर की अवधारणा चार्ल्स जे गाल्पिन द्वारा प्रोपाउंड किया गया है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा जनित मिश्रण की मध्यवर्ती प्रक्रिया को ग्राम में नगर कहते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गाल्पिन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान में, सेकंड ऑप्शन अंतर समूह व बहिसमूह में, थर्ड ऑप्शन उपसंरचना व अतिसंरचना में, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस, और इन्हें 2 भाग में इसको डिवाइड किया, एक आपका सामाजिक स्थिति की और दूसरा सामाजिक गति की, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक। तो
राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन विल्फ्रेड पेरेटो, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका हर्बर्ट स्पेंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19th सेंचुरी में यूरोप में हुई, जिसका श्रेय फ्रांस के दार्शनिक आपका ऑगस्ट काम्ट को है। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और पहले उन्होंने इसका नाम क्या दिया था? सामाजिक भौतिकी। इसे बाद में चेंज कर 1838 में क्या रख दिया? समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑगस्ट काम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सोशियस और लोगोस। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। फर्स्ट ऑप्शन लैटिन और ग्रीक भाषा से, सेकेंड ऑप्शन ग्रीक और लैटिन भाषा से, थर्ड ऑप्शन ग्रीक और अंग्रेजी भाषा से, फोर्थ ऑप्शन ग्रीक और हिंदी भाषा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सोशियस और लोगोस किससे मिलकर बना? जो आपका सोशियोलॉजी है, दो शब्द से बना है। एक आपका हो गया सोशियस और दूसरा हो गया लोगोस। तो सोशियस आपका किससे बना है? लैटिन से बना है। और लोगोस किससे बना है? लोगोस आपका ग्रीक से बना है, यूनानी से बना है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लैटिन और ग्रीक भाषा से बना है। और समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज का विज्ञान, मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा है जहां जीवन है वहीं समाज है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर और फोर्थ ऑप्शन कन्फ्यूशियस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर और पेज ने कहा है जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। वेर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। मानव समाज के अलावा पशुओं एवं कीड़े मकोड़ों में भी समाज है। चींटियों के बीच भी सामूहिकता देखी जाती है। पशुओं में अपनी माँ की पहचान है। एक गाय का बछड़ा उसी का दूध पिएगा जो उसकी माँ है। पशुओं के बीच सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीखकर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? मैकाइवर। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी मैकाइवर, क्योंकि ये बात आपका किसने कहा है? मैकाइवर एंड पेज ने कहा है। ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर 12 PM पर डेली आपका टेस्ट होता है। आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।